अकबर के दरबार में बीरबल ने सारे मंत्रियों को पागल बनाया। अकबर के दरबार में अचानक जो हलचल मची वो किसी ने पहले नहीं देखी थी। बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि दरबार के हर मंत्री की समझ धराशायी हो गई। हर बारगी अपने अपने घमंड में उलझकर मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगा। ये सब एक ऐसे रहस्य से शुरू हुआ जिसे सुनकर अकबर का भी चेहरा खिल उठा और फिर क्षण भर में चिंता की रेखाएं गहरी हो गई। बीरबल ने दिन की शुरुआत एक आम सी बात से की। उसने दरबार में एक चिट्ठी रखी जिसमें लिखा था कि कल सुबह सवेरे अय्याशी का बाजार लगेगा और जिसका भी भाग्य चमकेगा वो अनमोल उपहार पाएगा। मंत्री बड़े बड़े चिंतित हुए कि अगर किसी ने पहले आकर कुछ पाया तो दरबार की शान क्या रह जाएगी। कुछ ने सोचा कि ये बीरबल की मजाक है, कुछ ने सोचा कि बीरबल कुछ राजनीति कर रहा है, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो समझेगा वही बचा रहेगा। मंत्री ये बात समझ ही न पाए। वे तो सोचने लगे कि किस तरह दूसरों को पछाड़कर अनमोल चीजें हासिल की जाएं। अगले दिन सुबह जब अकबर ने दरबार जगा तो वहां एक बड़ा सा तख्त पड़ा था। तख्त के चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े और ढेर सारी छोटी छोटी पोटलियां रखी हुई थी। हर पोटली पर लिखा था, एक मंत्री का भाग्य। मंत्रियों के चेहरे पर चमक आ गई, पर जब उन्होंने पोटलियां खोलना चाहा तो अंदर कुछ नहीं था, बस कागज के टुकड़े थे जिन पर अजीब सी पहेलियां लिखी थी। पहेलियां पढ़कर जितना भी समझा जाए उतना नहीं हुआ। वे उलझन में पड़ गए। कुछ मंत्रियों ने तुरंत किसी को दोषी ठहराया तो कुछ ने बीरबल पर गुस्सा दिखाया, पर अकबर शांत थे और बीरबल की आंखों में शरारत का रंग था। पहली पहेली एक थी, वो कौन है जो नगर का आदमी है पर नगर में नहीं रहता, वो सबको जानता है पर किसी का दोस्त नहीं। मंत्रियों ने इस पर घंटों मंथन किया। कईयों ने सुझाव दिए, धन, न्याय, नियम, पर बीरबल ने हर सुझाव पर हंसकर कहा, तुम लोग अपने भीतर नहीं देखते। मंत्रियों की जिज्ञासा बढ़ती गई और उनमें से कई ने रात भर नींद नहीं ली। सोचते रहे कि ये पहेली कौन सा बड़ा राज खोल देगी। अगले दिन बीरबल ने दूसरी पहेली दे दी और फिर तीसरी। हर पहेली में ऐसी बारीकियां थी कि मंत्री एक एक कर अपने अपने दिमाग को घुमाते रहे, पर जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे ये शतरंज की तरह खेल बन गया। बीरबल पहेलियां देता और मंत्री उन्हें हल करने के लिए आपस में भिड़ते, पर असली चाल ये थी कि बीरबल ने हर पहेली में उनके भीतर के छोटे छोटे दोषों को छुपाया था। आहा, लालच, घमंड, ईर्ष्या। जैसे ही कोई मंत्री किसी पहेली को हल करने के लिए छलकपट अपनाता, बीरबल चुपके से एक और चाल चलता और पूरा दरबार देखता रह जाता। मंत्री इस घमंड के जाल में फंसते और अपनी असली शक्ल दिखा देते। किसी ने झूठ बोला, किसी ने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, कोई छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर गया। एक दिन बीरबल ने एक बड़ा नाटक रचा। उसने दरबारियों को बुलाकर कहा कि उसने एक जादुई शीशा पाया है। कोई भी व्यक्ति जो उस शीशे में अपना प्रतिबिंब देखेगा वो अपनी सबसे गहरी इच्छा देखेगा, और यदि वो उस इच्छा को सच मानकर चल पड़ा तो उसका भाग्य चमक उठेगा। मंत्रियों की आंखें चमकी। शीशे की खबरी बात फैलते ही कई मंत्री खुद को उस शीशे के सामने खड़े पा रहे थे। हर एक मंत्री ने सोचा कि उसकी इच्छा सबसे महान है। पद की बढ़ोतरी, धन, प्रसिद्धि, सम्मान, पर शीशा दिखाता कुछ और ही था। शीशा के सामने राजकुमारों और मंत्रियों ने जो देखा वो किसी को पसंद नहीं आया। किसी ने अपने भीतर का भय देखा, किसी ने धोखे को, किसी ने अपनी कमजोरी को। शीशा ने उनके चेहरे पर वो सच्चाई रख दी जो वे खुद से छुपाते आए थे। अचानक दरबार में शोर मच गया। किसी ने आंखें झपकाईं, किसी ने हाथ जोड़ दिए, किसी ने रोना शुरू कर दिया और कुछ चिल्लाने लगे कि ये जादू है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो शीशे में दिखा वही बाहर भी दिखाई दे रहा है। अब तुम अपने आप को छुपाओगे कहां तक? मंत्रियों की हालत और बिगड़ गई। कुछ की हिचकियां बढ़ी, कुछ के शब्द उलझ गए और कुछ इतने घबरा गए कि वे पागलपन की ओर धकेल दिए गए।
पर असली चाल तो इससे भी आगे थी। बीरबल ने कुछ महीनों तक दरबार में ऐसा खेल खेला। उसने मंत्रियों के आसपास छोटे छोटे मुद्दे खड़े कर दिए। हर मुद्दा उनके कपट और दोहरे चरित्र को उजागर कर देता। एक मंत्री जिसने हमेशा दान का ढोंग किया था, उसके सामने एक असहाय वृद्ध व्यक्ति आता जिसे वही मंत्री नहीं बचाता। दूसरे जिसने हमेशा अपने भाग्य की बातें की, वो अचानक एक सरल प्रश्न के सामने थरथर कांपने लगता। बीरबल हर घटना का निरीक्षण करते और दरबार से हंसकर निकलते। मंत्रियों का व्यवहार अब दिन ब दिन बदलने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर आपस में भिड़ते, गलतफहमी फैलाते और कभी कभी अजीब अजीब हरकतें करते जैसे वे अपने ही दिमाग के मल्लाह बन चुके हों। अकबर का दरबार, जो कभी विचारों और शांति का केंद्र था, अब हंसी ठिठोली और भय का मेला बन चुका था। आम जनता भी इस बदलाव को देखती और सरकती आंखों से सोचती, क्या बीरबल वाकई सबको पागल बना रहा है, या वे अपने ही अंदर छुपे राक्षसों से पागल हो रहे हैं? बीरबल ने एक और कदम उठाया। उसने एक सार्वजनिक न्याय का नाटक सजाया, जिसमें हर मंत्री को अपनी निष्ठा का प्रमाण देना था। पर यह प्रमाण आम शब्दों में नहीं मांगा गया। बीरबल ने सभी मंत्रियों से कहा कि वे उस दिन सुबह बिना किसी तैयारी के अपने साथ एक ऐसी वस्तु लाएं जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपाती हो। मंत्रियों ने अचरज से पूछा, पर अकबर ने आंखें झपकाई और आदेश दिया कि न तो बहाना चलेगा न बहस। जिस दिन ये न्याय हुआ, मंत्री अजीबोगरीब वस्तुएं लेकर आए। किसी ने पुराने कपड़े, किसी ने खिलौने, किसी ने कोई तख्ती। पर जब बीरबल ने उन वस्तुओं की तह में जाकर सवाल किए तो पता चला कि उन वस्तुओं का सच कुछ और था। वो वस्तु उनकी कमजोरी का प्रतीक थी। कुछ मंत्रियों ने झूठ बोले, कुछ ने दूसरों पर दोष डाला और कुछ बस खामोश खड़े रहे। अदालत जैसी शांति में ये सब होते देखकर अकबर का मन भारी हुआ, पर बीरबल ने एक एक करके सत्य का पर्दा खोला और कहा, तुम्हारे भीतर जो है वो बाहर आकर तुम्हें खुद पागल कर रहा है। हर मंत्री को अपनी अपनी करतूतों का अंदाज हुआ, पर यह समझ दूसरों की समझ पर भारी थी। वे खुद को बदलना चाहते थे, पर आदतें और स्वभाव उन्हें रोक रहे थे। कुछ मंत्रियों ने तो दरबार में चिल्लाकर कहा कि बीरबल जादू कर रहा है, उसे सजा दो। पर अकबर ने शांत रहकर कहा, सजा का अर्थ क्या है? मैं तो चाहता हूं कि तुम स्वयं अपने आप को समझो। वास्तव में बीरबल का उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं था। वो एक ऐसे सबक दे रहा था जो वर्षों तक असर करता, पर मंत्रियों के लिए यह सबक कठोर साबित हुआ। वे हर क्षण भय से घिर गए कि कब उनकी कोई नई कमी सबके सामने आकर रखा जाएगी। उनका व्यवहार वैसा नरम होना चाहिए था, पर वे और कठोर होते गए। यही पागलपन था। वे अपनी ही छवि को इतना दबाने लगे कि वे असली निर्णय लेने में असमर्थ हो गए। इसी बीच एक युवा मंत्री जो अभी अभी दरबार में आया था, वो इन सब घटनाओं को अलग आंखों से देखता रहा। उसने देखा कि जिन मंत्रियों को बीरबल पागल बना रहा दिखता, वे वास्तव में अपने भीतर की लड़ाई से जूझ रहे थे। उसने बीरबल के पास जाकर कहा, आपका उद्देश्य क्या है? क्या इन अनुभवी लोगों को आप तोड़ना चाहते हैं? बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, इनमें बहुत कुछ अच्छा है, पर अच्छाई दब चुकी है। कभी कभी कठोर झटका ही इंसान को ठीक दिशा दिखाता है। युवा मंत्री ने धीरे धीरे सभी मंत्रियों के पास जाकर बातें की। वो उनकी कहानियां सुनता, उनकी पीड़ा समझता और कभी कभी सच्चाई को मुस्कुराहट के साथ दिखा देता। लोग उसके साथ खोलकर बोलने लगे और एक एक कर अपनी गलतियों को स्वीकारने लगे। धीरे धीरे दरबार में फिर से शांति लौटने लगी, पर बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। उसने एक बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सब मंत्रियों को आमंत्रित किया गया और कहा कि उस उत्सव में जो सबसे सच्चा और मिलनसार होगा, वही इनाम पाएगा। उत्सव के दिन मंत्री सब अपनी सबसे अच्छी पोशाक में आए, पर कुछ की चालढाल में अभी भी वे पुराने जाल के निशान थे। बीरबल ने सच का दर्पण रखा। नाटक के बीच उसने एक एक कर उन पुराने कृत्यों की कहानी सुनाई जो सामने आए थे और उन पर चर्चा की।
पर इस बार उद्देश्य सिर्फ मजाक करना नहीं था। उसने लोगों के दिलों में सही मार्ग दिखाया। जैसे जैसे बीरबल अपनी कहानियां सुनाता गया, मंत्री शर्म से झुकते और खुले दिल से माफी मांगते। लोगों ने देखा कि इन मंत्रियों के भीतर भी इंसानियत थी, पर उसे भूलकर वे सूरत बदल चुके थे। अकबर ने यहां बीच में कहा, बीरबल, तुमने दरबार में जो किया वो कठोर था पर असरदार भी। बीरबल ने नम आंखों से कहा, जब इंसान अपनी आत्मा की आंखें खोलना नहीं चाहता, तब दुनिया को कुछ तेज झटके देने पड़ते हैं। मंत्रियों ने एक एक कर अपने आचरण में सुधार दिखाया। अब वे अपने निर्णयों में नरमी लाने लगे, दान धर्म में सच्चाई दिखाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। समय के साथ बीरबल की वो चाल एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि कैसे बीरबल ने अकबर के दरबार में ऐसे खेल खेल कर मंत्रियों को पागल बना दिया, ताकि वे खुद अपनी कमजोरी पहचान कर सुधर जाएं। जहां कुछ लोगों ने पहले इसे अपमान कहा, वही बहुतों ने इसे शिक्षा माना। और वही जो पागलपन था, वो वास्तविक में आत्मचेतना का तेज रूप निकला। कहानी का अंत तब हुआ जब एक दिन वही युवा मंत्री, जिसने शुरुआत में सबको समझने में मदद की थी, दरबार में खड़ा होकर बोला, आज हम पागल थे, लेकिन उसी पागलपन ने हमें हमारी असली पहचान दिखाई। बीरबल ने हमें तोड़कर फिर जोड़ा। उसने हमें दिखाया कि असली समझदारी अपनी गलतियों को पहचानने में है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तो राजा और मंत्री का काम है, न केवल राज्य चलाना, बल्कि अपने आप को भी देखना। दरबार में अब फिर वही शांति थी जो पहले थी, पर बदलकर। मंत्रियों की चाल धीमी हुई, उनकी बातें स्याही की तरह गाढ़ी और असरदार हो गई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब लोग खुद में झांकते हैं तो दुनिया बदलती है। और लोगों ने सीखा कि पागलपन हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वो वही कड़वा इलाज होता है जो जिंदगी को ठीक करता है। कुछ वर्षों बाद जब लोग ये कहानी सुनाते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं कि बीरबल ने हंसी मजाक और पहेलियों के सहारे कैसे अकबर के दरबार में ऐसी हलचल मचाई कि सब मंत्रियों की नींद खुल गई, और यही हलचल उन्हें अपनी असली समझ दे गई। बीरबल ने किया दरबार में नाच और सारे दरबारी भी नाचे। बीरबल ने किया दरबार में नाच और सारे दरबारी भी नाचे। उस दिन दरबार में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। नाच की सीधी सी घटना इतनी असामान्य थी कि अक्सर जो सख्त चेहरे बैठे होते थे वे भी खिलखिला उठे। बीरबल ने नाच शुरू किया तो उस नाच में किसी तरह का कपट नहीं था। वो मुस्कान थी, वो जीवन की छोटी सी खुशहाली थी जो उसने सभी के सामने फैलाने का इरादा रखा था। दरबार की हवा में अचानक हल्की सी चहल पहल सी छा गई। मंत्री, जिनके चेहरे आमतौर पर सोच और गंभीरता से सजे रहते थे, एक एक कर अपने स्थानों से उठने लगे। कुछ ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा, कुछ ने हकबकाहट में कदम खींचे, पर जैसे ही बीरबल ने अपने घंटों के ताल पर कदम रखा, दरबार की दीवारें भी मानो संगीत में बहने लगी। बीरबल का नृत्य आम नृत्य नहीं था, उसमें चालाकी भी थी और अर्थ भी। हर एक मूड एक कहानी कहता, हर एक हाथ की लहर किसी पुराने फुर्सत के क्षण का जिक्र करती। अकबर, जो प्रारंभ में शांति दूत की तरह बैठा था, उसकी भौहों में हल्की सी जिज्ञासा थी। उसने देखा कि केवल नृत्य नहीं हो रहा, बीरबल के कदमों के साथ साथ दरबारियों की बेहुदा अदाएं, उनके छुपे हुए हास्य और उनके भीतर की सख्त परतें फट रही थी। सबसे पहले एक बूढ़ा मंत्री, जो हमेशा गंभीर अनुशासन का ढोंग करता था, हाफते हाफते उठ बैठा और अपने पैरों को न संभालते हुए एक अजीब ठहाका लगा दिया। ठहाके की लय में एक और मंत्री मुस्कुरा पड़ा, और फिर वो हंसी दरबार में एक एक कर फैलने लगी, जैसे किसी चश्मे पर जमी धुंध अचानक हट गई हो। बीच बीच में बीरबल नाच रोककर किसी मंत्री की आदत का संकेत देता। एक झपकी, एक ठंडी नजर, एक अकड़ती मुद्रा, और सारे दरबारी अपने अपने आप में झिझकते हुए फिर नाच में शामिल हो जाते। किसी ने हाथी उठाया, किसी ने हल्का सा ठुमका लगाया, और जो पहले कठोर थे वे भी नाच की लय पकड़े बिना न रह सके। कुछ तो बिल्कुल अनाड़ी थे। वे कदम गिनते,
ताल भूलते और फिर कुछ पलों के बाद जोर से हंस पड़ते। हंसी उनकी शर्म पर भारी पड़ती और वो शर्म उनके चेहरे से उतरकर उनके भीतर घुल जाती। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं था, बीरबल की चाल में एक गहरी सीख छिपी हुई थी। उसने जानबूझकर ऐसे गीत चुने जिनमें यादों की मिठास और जीवन की सरलता थी। बचपन की कोई धुन, बाजार की कोई सरगम, खेत की हवा की कोई तान। जैसे ही धुन बदलती, मंत्री उस धुन के साथ अपनी पुरानी यादों को महसूस करते और कुछ पल के लिए अपने कर्तव्यों को भूलकर जीवित हो उठते। दरबार, जो रोजाना के फैसलों और राजनीति के बोझ से दबा रहता था, उस क्षण एक छोटे से मेले में बदल गया। एक मंत्री, जो हमेशा अमल में कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते थे, अचानक अपनी छोटी सी छतरी याद कर बैठे जो बचपन में उसकी मां ने बनाई थी। उसकी आंखें नम हो आई और वो एकदम से नाच में झूम उठा। सामने बैठा एक और मंत्री, जो अक्सर अपनी आवाज ऊंची उठाने पर गर्व करता था, अचानक अपना सिर झुकाकर ठहाका मारने लगा और उसकी आवाज में वही बचपन की खिलखिलाहट लौट आई। पता नहीं किसने पहले ताल छेड़ी, पर पूरा दरबार अब संगीत में डूबा हुआ था। लोग कहते हैं कि हंसी और नाच वो दो बातें हैं जो किसी भी भारी मन को हल्का कर देती है। बीरबल ने यही किया। उसने दरबार की उठी गिरी आवाजों को नृत्य और हंसी से धोकर नया रूप दिया। पर जैसे जैसे नाच आगे बढ़ता गया, कुछ लोग संदेह में पड़ गए। क्या ऐसे समय में, जब राज्य के कामों पर विचार होना चाहिए, नाच गाना उचित है? कुछ मुंहों से ये सवाल निकला, पर बीरबल ने अपने हल्के फुल्के चाल से ये भी दिखा दिया कि गंभीरता और आनंद साथ चल सकते हैं। जब मन हल्का होगा, तब निर्णय भी साफ होंगे। नाच का चरम तब आया जब बीरबल ने एक लय इतनी धीमी कर दी कि संगीत मानो हृदय की धड़कन बन गया। उसने कहा सा भाव दिखाया कि हर मानव के भीतर एक नन्हा सा बच्चा रहता है, जिसे हम जिंदा रखें या दबा दें। कुछ मंत्रियों के चेहरे पर अनकहे गम की लकीरें उभरी। उनकी आंखों के कोनों में कुछ जमी धूले बहन निकली। एक युवा मंत्री, जो अभी अभी दरबार में आया था, उसने अपनी बाहों को फैलाकर नाच में ऐसे उछाला जो दरबार में बैठे सभी के दिलों को जोर से छू गया। उसकी आंखों में आशा थी, नया जोश, नया जज्बा। नाच के ठीक बीच में एक व्यावहारिक संकट का आभास हुआ। दरबार के बाहर एक संदेशवाहक दौड़ता आया, पर बीरबल ने उसे भीतर आने दिया और कहा, संदेश रखकर जाओ। पर पहले एक कदम और। संदेशवाहक आश्चर्यचकित हुआ, पर उसने भी ताल पकड़ ली। संदेश में राज्य के एक छोटे से विवाद का काम था, पर बीरबल ने दिखा दिया कि उसे हल करने का सबसे अच्छा समय वही है जब लोग मिल बैठकर शांति से सोचें, न कि उस घबराहट में जो रोजमर्रा की बैठकें पैदा करती है। जैसे जैसे नाच आगे बढ़ा, पुराने मतभेद भी धीरे धीरे पिघलने लगे। वे मंत्री जो पहले आपस में कलह करते, वे अब एक साथ ठहाके ले रहे थे। वे बातें जो कभी खट्टी मीठी लड़ाई का कारण बनती, आज सिर्फ चुटकुलों का हिस्सा बन गई। किसी ने भांति भांति की पुरानी परेशानियों को नाच के बहाने भूलते हुए नया हल सुझाया। वो सुझाव निकला तो सहजता से, गुस्से या शत्रुता की परतों के बिना। बीच बीच में बीरबल ने नृत्य रोका और लोगों से पूछा, नहीं नहीं, हल्का फुल्का प्रश्न पूछा। किसी ने अपनी सबसे अजीब आदत बताई। मंत्री, जिनकी आदतें अक्सर छिपी रहती थी, अब बिना शर्म के अपने छोटे छोटे दोष स्वीकारने लगे। एक ने माना कि वो चाय में बहुत शक्कर डालता है। किसी ने कहा कि वो हर मौके पर दया दिखाने का ढोंग करता था। किसी ने बताया कि वह रात को चुपचाप कविता पढ़ता है। छोटी छोटी बातें, परंतु जो मानवता को जोड़ती है। स्वीकारोक्ति के साथ एक अलग तरह का भरोसा बंधा। वो भरोसा कि हम सब मनुष्य हैं और हमारी कमजोरियां हमें अलग नहीं करती, बल्कि हमें जोड़ती है। अकबर ने ये सब देखते हुए सोचा कि बीरबल ने क्या कर दिया। क्या ये केवल नाच था या कोई बड़ा उपदेश? उसने बीरबल से पूछा और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजा, राज्य की मेहनत तभी सफल होती है जब लोगों के मन मिले।
अगर हम अपनी खरोचों को छुपाते रहें तो वे हमारे कामों में बाधा डालेंगी। मैंने सोचा कि एक नाच उन पर इतना असर करेगा कि वे अपनी असली भावनाओं को पहचान ले। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, पर क्या यह सही समय था? बीरबल ने कहा, हर समय वही सही होता है जिसे हम सही बना दें। नाच के बाद दरबार में कुछ ही दिनों में बदलाव नजर आने लगा। निर्णयों में अधिक मानवीयता आई। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग और भी मिलकर विचार करने लगे। जिस मंत्री का व्यवहार कठोर था, उसने अचानक एक नजीर पेश की। उसने गरीबों के लिए नया नियम सुझाया और वो सुझाव लागू भी हुआ। एक और मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है, पर अब वो सुधारना चाहता है। सुधार की इस लहर में न केवल दरबार का काम सुधरा, बल्कि जनता के प्रति उनका रवैया भी नरम हुआ। बीरबल का नाच मात्र मनोरंजन नहीं रहा, वो दरबार की नई शुरुआत बन गया। लोग अब हर महीने एक दिन निकालकर किसी हल्के कार्यक्रम में शामिल होते। कभी कविता होती, कभी लोकगीत और कभी नृत्य। उन दिनों का असर ये रहा कि दरबार के सदस्य राज्यों के दुख दर्द को समझकर बैठते और उनकी नीतियां हृदय की गर्मजोशी से प्रभावित होती। कुछ लोगों का मानना था कि बीरबल ने जादू कर दिया, पर वास्तव में उसने केवल एक पुरानी बात याद दिलाई थी। इंसान इंसानियत से बड़ा कोई हथियार नहीं। कथाएं हैं कि उस नृत्य के बाद बीरबल ने एक साधारण मंत्र दिया। जब भी समाज कठोर लगे, एक गीत बजे और कदम उठे, और इन शब्दों से दरबार में एक नई संस्कृति पनपी। हालांकि निर्णयों की गंभीरता बनी रही, पर उनमें अब मानवता का स्वाद जोड़ दिया गया। वर्षों बाद जब लोग उस घटना को याद करते, वे हंसते हुए कहते कि कैसे बीरबल ने केवल नाच करके सारे दरबारियों को नाचना सिखा दिया, और नाच के साथ साथ उनके दिलों को भी खोल दिया। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह रहा कि कभी-कभी सबसे सख्त दीवारें भी एक छोटी सी मुस्कान और एक हल्की फुल्की चाल से टूट सकती है। बीरबल ने जो नाच कराया, वो केवल कदमों का मेल नहीं था, वो विश्वासों का मेल था, मन की दरारों की मरहम थी, और सख्ती के बीच मानवीयता की जीत थी। अकबर के दरबार में हुई इसी घटना, जिससे अकबर की रातों की नोड उड़ गई। अकबर के दरबार में एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भी सुनी, उसके होठों पर मुस्कान ठहर गई और उसके मन में एक हल्की सी थरथराहट उतर आई। वो घटना किसी शोरशराबे, युद्ध या बगावत की वजह से नहीं थी। वो घटना थी एक छोटी सी बात की, पर वही छोटी बात इतनी बड़ी बन गई कि अकबर की रातों की नोड वहीं से उड़ गई। उसी दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज ने जैसे तैसे अपनी रोशनी महल के खिड़कियों के शीशों पर बिखेरी और दरबार के लोग अपने अपने कर्तव्यों में मग्न थे। पर बीरबल की आंखों में कुछ अनोखी चमक थी। ऐसी चमक जो अक्सर किसी खेल, किसी परीक्षा या किसी नई चाल का संकेत देती। अकबर, जो समय समय पर बीरबल के व्यवहार से अजीब सी आश्चर्य की परतें उठा लेते, आज भी उसी आश्चर्य से भरे हुए थे। दरबार सामान्य थी, पर आज की फाइलें, आज के संदेश, आज की सुनवाई, सब कुछ उस खास एहसास के पीछे छुपे थे। बीरबल ने अचानक दरबार में एक मांग रखी। आज राजा से एक छोटा सा उपहार चाहिए। अकबर ने पूछा, किस तरह का उपहार बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर बोला, एक रात जो आप हमें दे दें। आपकी वो रात जब आप चैन से सोते नहीं, हमें दिखा दें। दरबार में कुछ लोग हंसे, कुछ ने खीज दिखाई और कुछ चौंक गए। अकबर ने गंभीरता से बीरबल का चेहरा देखा और पूछा, तुम क्या चाहोगे कि मैं अपनी रातें सबके सामने खोल दूं? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, न केवल दिखाओ, बल्कि समझाओ। राजा की रातों का कारण कभी कभी राज्य के बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनसुलझे सवालों में होता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, और क्या तुम उन रातों को खोला जानने से मेरा कुछ बिगाड़ दोगे? बीरबल ने शान से कहा, राजा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, पर उसे हल्का किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब समझें कि किस वजह से आप चैन खोते हैं। अकबर ने सोचा और फिर वही बात कह दी
जो उसने बहुत कम कहा करता था। ठीक है। अगली रात बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी सभा बुलाई, जिसमें उसी रात की ही बातें रखी जानी थी। कई मंत्री संदेह में थे, कुछ उत्सुक, कुछ भयभीत। अकबर ने ही कहा कि वे रात की चिंता और परेशानियां खुलकर कहें, न सवालों का बचाव, न बहाने। जो भी कहना है वे सीधे कहो। अकबर ने कहा। दरबार में जो माहौल बना वो पहले की शाही गरिमा से हटकर कुछ मानवीय, कुछ अनिश्चित सा था। कहानी की शुरुआत एक ऐसे संदेश से हुई जो बहुत छोटा था पर भारी प्रभाव छोड़ने वाला। अकबर का एक पुराना मित्र जो वर्षों बाद मिलने आया था, वो दोपहर में महल के पास पहुंचा और उसने अकबर को एक साधारण सी बात कही, तुम कभी अपने बच्चों के साथ केवल खेलते क्यों नहीं दिखते? ये वाक्य इतना साधारण था कि दरबार की हल्की सी दूरी में खो गया होता अगर बीरबल का ध्यान न जाता। पर बीरबल ने देखा कि अकबर के कानों पर वो बात छाप छोड़ गई और रात को वो सोते सोते उठ गया। आदत और आदतों के संग्राम ने अकबर के मन को बिखेर दिया। वो सोचने लगा कि उसके बच्चों के साथ क्यों वह आत्मीयता कम दिखती है। क्या राज्य के काम उसका पूरा समय खा रहे हैं? क्या वो अपने राजकाज में इतने खो गए हैं कि घर की छोटी छोटी बातें उसके लिए महत्वहीन हो गई है? इस तरह का ख्याल उसे रातों में परेशान करने लगा। पर यह अकेला कारण नहीं था। दरबार में एक और बात थी, आम जनता की शिकायतें। अकबर को अक्सर रिपोर्ट दी जाती थी कि कुछ गांवों में फसलें बार बार बर्बाद हो रही हैं, कुछ करारों में भ्रष्टाचार की आहट है, कुछ नए नियम लोगों को उलझा रहे हैं। हर रिपोर्ट एक थकावट की तरह थी। पर रात में जब सारी रोशनी बुझती, अकबर की आंखें उन रिपोर्ट के कागजों को फिर से पढ़ती। वो सोचता कि क्या उसने हर छोटे मामले को ठीक तरह से देखा है? क्या जिस फैसले की जल्दबाजी में उसने मंजूरी दी थी वो सही थी? और क्या उसके निर्णय कभी कभी लोगों की भावनाएं अनदेखी कर देते हैं? इन सवालों के जवाब उसे चैन न देने लगे। तीसरा कारण था एक पुराना वादा जो अकबर ने किसी गरीब परिवार से किया था। बचपन में उसने वादा किया था कि जब वो बड़ा होगा वो अपने राज्य के हर बच्चे को शिक्षा देगा। पर समय के साथ दुनिया बदल गई और राज्य का दायरा बड़ा हुआ। शिक्षा के संसाधन, प्राथमिकताएं और बजट असलियत में इतने उलझ गए कि वो वादा अक्सर रजिस्टर की धूल में सिमट कर रह गया। अकबर की रातें उन्हीं वादों की यादों से बुनी थी। कभी कभी हल्की पीड़ा, कभी कभी गहरी खिन्नता। ये सब बातें जब बीरबल ने दरबार में गिनवानी शुरू की, तब कुछ मंत्रियों ने सोचा कि वो राजा को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। पर बीरबल की चाल इतनी नाजुक थी कि वो किसी पर ठेस भी न पहुंचने देती थी। उसने सवाल उठाए, पर सवालों के साथ हल्की फुल्की कहानियां भी सुनाई। वो एक गांव के पक्के रास्ते की बात बताता तो किसी ने याद किया कि उसी रास्ते पर एक बूढ़े किसान की छठी किस्मत बर्बाद हो गई थी। बीरबल ने एक बच्ची की किताबों की भूख बताए तो किसी मंत्री की आंखें नम हो गई। दरबार की बहस अपारदर्शी से इंसानी बनती जा रही थी। अकबर की वो रातें जिनकी नोड़ उड़ जाती थी, अब कारणों का पत्ता खोलकर सामने आ रही थी। हर चिंता एक इंसानी चेहरा ले रही थी। हर रिपोर्ट में किसी के सपने छिपे थे और हर वादा किसी के जीवन की सुधा। कुछ मंत्रियों के चेहरे पर पछतावे की छाया आई और कुछ ने देखा कि उनकी नीतियां सिर्फ अंक नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं। एक शाम बीरबल ने एक नई योजना बताई, चलो हम राजा की एक एक रात को समझें और उसे हल करें। मंत्री हैरान हुए, पर बीरबल ने समझाया कि इसे केवल शब्दों का खेल न समझें। हम छोटे छोटे काम करेंगे। किसी किसान की फसल के लिए तत्काल राहत, किसी बच्चे के लिए ट्यूशन की व्यवस्था, किसी बूढ़े के लिए इलाज की व्यवस्था। ऐसी छोटी बातें जो रातों की बेचैनी को कम कर सके। अकबर को यह विचार अच्छा लगा, पर उसने कहा, पर क्या यह सब रातों रात होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ना, पर आज के बाद जो रातें आपको चैन नहीं देंगी, उनके कारणों को हम जड़ से निकल देंगे। यही बात दरबार में परवान चढ़ी। मंत्री, जिन्हें आमतौर पर केवल कागजों और कानूनों से लगाव था, उनके चेहरे पर अचानक इंसानियत की परतें उभरने लगी।
उन्होंने गांवों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जिन्हें वर्षों तक टाला गया था। उन्होंने वो बजट निकाला जिसे सिर्फ नाम के लिए रखा गया था। हर काम के पीछे जब बीरबल का मूड झुकाव था, छोटी छोटी मानवीय बातों को प्राथमिकता देना, तो तुरंत ही कुछ हल्की सी राहत दिखने लगी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक रात अकबर ने स्वयं अपनी एक पुरानी कब्रसी यादों को दरबार में खोल दिया। उसने चुपके से कहा कि उसे अपने पिता इल्तुतमिश के साथ बिताए हुए उन पलों की कमी रहती है। वो सोचता कि अपने बाप की तरह क्या वो भी वही आदर्श दिखा पा रहा है। ये विचार अकबर को जकड़ लेता और वो रात भर बेचैन रहता। मंत्री सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा की अपनी कमजोरियां, उनकी इतनी नजदीकी बातें उनके लिए नई थी। बीच बीच में कुछ विरोध भी हुआ। एक अनुभवी मंत्री ने कहा, राजा को अपने कामों का भय है, पर क्या हम अब हर रात की हर फिक्र का इलाज करेंगे? इससे व्यवस्था ढीली न हो जाए। बीरबल ने शांत होकर कहा, नहीं, हम व्यवस्था मजबूत करेंगे पर उसे मनुष्यवत बनाएंगे। ठीक इसी तरह धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे प्रयास हुए, कुछ तुरंत प्रभाव देने वाले, कुछ दीर्घकालिक। पर चुनी गई रणनीति का मुख्य लक्ष्य था कि राजा की रातों की नोट तभी उड़ती है जब वो अकेला महसूस करता है। हम उसे वो साथी देंगे जो अकेलेपन को मिटाए। यही वो रात आई जब अकबर ने पहली बार बेबाक होकर सभी के आगे कहा कि उसकी नींद क्यों उड़ती है। उसने कहा, मेरी रातें तब उड़ती है जब मैं सोचता हूं कि कहीं मैं किसी का वादा निभा नहीं पाया, जब मुझे लगता है कि मेरे निर्णयों से किसी की जिंदगी प्रभावित हुई है और मैं उसका क्या करूं, तो नींद चली जाती है। ये कहना इतना सरल था पर शाही गरिमा में भरा हुआ था। मंत्रियों के चेहरे पर शर्म, पश्चाताप और कुछ में उदासी भी दिखाई दी। सबने महसूस किया कि राजा भी एक मनुष्य है। उसकी रातें भी वही बेचैनी उठा लेती है जो आम इंसान की होती है। दरबार में अब बदलाव तेजी से आया। मंत्री अपनी फाइलें रखते, पर पहले वे उन फाइलों में लोगों के नाम, उनके दर्द, उनके सपने भी जोड़ने लगे। नंबरों के पीछे चेहरों को देखना शुरू किया। जब कोई गांव की फसल बर्बाद होती, वे पहले केवल रिपोर्ट नहीं भेजते थे, वे सहमति लेकर तुरंत राहत की योजना पास करते। जब किसी बच्चे की पढ़ाई छूटती, वे स्थानीय सभाओं को संगठन देकर सहायता करते। छोटे छोटे कामों का असर अचंभित कर देने वाला था। गांवों में लोगों की उम्मीद लौटती, बच्चों के स्कूल में उपस्थिति बढ़ी और जिसका सीधा असर अकबर के मन पर पड़ा, उसकी रातें धीरे धीरे शांत होने लगी। पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब एक रात अचानक एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। राज्य के एक सीमा गांव में अचानक एक रात में पानी की समस्या पैदा हो गई। कुएं सूख गए और लोग परेशान हो गए। अकबर की नींद फिर उड़ी, पर इस बार उसने रात भर बेकार में उद्वेलित होने के स्थान पर दरबार का दरवाजा खोलकर कहा, जो भी उपाय है अभी कर दो। मंत्री फौरन सक्रिय हुए। बीच रात को ही इंजीनियरों को भेजा गया, स्थानीय नलियों की मरम्मत के आदेश दिए गए और अगले ही दिन एक अस्थायी जल टैंकर जमा किया गया। उस रात अकबर ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसकी बेचैनी को सिर्फ सुनने नहीं आते, बल्कि हल निकालते भी हैं। बाद के हफ्तों में राज्य में छोटे छोटे परिवर्तन देखने को मिले। जहां पहले आदेश महीनों या वर्षों में लागू होते थे, अब लोग उन मामलों की प्राथमिकता सूची बनाकर तुरंत हल निकालने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिनका मकसद था राजा की रातों की वजहों को समझकर उन्हें जड़ से मिटाना। उन प्रयासों में जनता की भागीदारी भी बढ़ी। हेल्प डेस्क खुल गए, ग्राम स्तर पर शिकायत सुलझाने की युक्तियां आई और सबसे बढ़कर राज्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी घटने लगी। समय के साथ अकबर की रातों की नोट कम होती गई, पर कहानी का असली सार उस रात में छिपा था जब अकबर ने दरबार के सामने कहा, मैं अब चैन से सोता हूं, पर फिर भी कुछ रातें हैं जब मैं उठ जाता हूं। वो रातें मुझे याद दिलाती है कि हर दिन काम है, पर अब मुझे खुशी होती है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा,
कभी कभी मुस्कुराने के लिए नींद छोड़ना भी सही है, पर वो भी कम होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि जिसने ये सब देखा वो हैरान रह गया। एक राजा जिसने अपनी रातों की बेचैनी सबके सामने रख दी और जिसे दरबार ने मिलकर हल किया। पर कहानी का असली सबक यह था कि किसी की रातें उड़ना एक संकेत होता है, किसी अनसुलझी जिम्मेदारी, किसी अधूरे वादे, किसी कृत्रिम दूरी की। यदि वे सब छोटी छोटी चीजें समय रहते सुलझा दी जाएं, तो रातें चैन से गुजर सकती है। बीरबल ने यही सिखाया, कठोर नीतियां जरूरी है, पर मनुष्य की संवेदना उन्हें मानवीय बनाती है। वर्षों बाद जब लोग ये घटना सुनाते हैं, तो वे कहते हैं कि उसी रात से अकबर की नींदें बदल गई। वे कहते हैं कि राजा ने सीखा कि उसका काम सिर्फ राज्य चलाना नहीं है, उसका काम लोगों के सपनों को जोड़ना भी है। और जब सपने जुड़ते हैं तो रातें चैन पाती है। बीरबल की सूक्ष्म चाल और दरबार की मानवता ने मिलकर वो बदला दिया जो किसी किले की दीवारों से नहीं आया, वो आया इंसानियत के छोटे छोटे कामों से। कहानी का अंत इस सरल सी घटना पर होता है, एक मुलायम सवाल, एक सच्चा विचार और कुछ लोगों का मिलकर समाधान देना। उन रातों की नोट जिसने कभी अकबर की नींद उड़ा दी थी, आज वे रातें कथाओं में बदल गई। कहानियां जो बच्चों को सिखाती कि बड़े लोग भी भय और खिन्नता से गुजरते हैं, पर अगर हम साथ दें तो वे भी चैन की नींद सो सकते हैं। और इस तरह अकबर के दरबार में हुई वही घटना जिससे अकबर की रातों की नोट उड़ गई, वो केवल एक घटना न रहकर सबके लिए एक सबक बन गई कि शासन तभी सफल होगा जब वो दिलों को भी छू ले। अकबर ने देखा एक ख्वाब, उसने देखा उड़ने वाला महल, क्या ख्वाब सच होते हैं। अकबर ने देखा एक ख्वाब, उसने देखा उड़ने वाला महल। इतनी असाधारण छवि थी कि सुबह से लेकर काल पर्यंत उसका मन उस ख्वाब की कांसी पृष्ठभूमि में घिरा रहा। महल हल्का था, पर उसके बुर्ज, गुंबद और झरोखों के किनारे से चांदनी गिर रही थी। वो महल जमीन से उठकर धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा था। न किसी आग की लपटें, न किसी जादुई तंत्र का शोर, केवल हवा की मीठी सरसराहट और सुनहरी धूप का स्पर्श। साथ ही ख्वाब में एक आवाज थी, कम सी मगर स्पष्ट, जहां सच्चाई के सपने उड़ते हैं वहां भय का कोई ठिकाना नहीं। अकबर जब जागा तो उसने खुद को थोड़ा असहज पाया। राजा के दिल में ख्वाब आते जाते रहते, पर यह अलग था। यह किसी सामान्य दुविधा का संकेत नहीं था। यह कोई संकेत था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल राज्य को हिलाएगा बल्कि उसकी सोच को भी झकझोर देगा। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने राजा की आंखों में उसी अजीब चमक को पढ़ लिया और पूछ बैठा, राजा, आपने फिर कोई ऐसा ख्वाब देखा जो आपने पहले कभी न देखा हो? अकबर ने विस्तार से बताया, महल, उड़ना, आवाज, और यह भी जोड़ा कि ख्वाब के बाद उसकी रातें उधड़ सी गई थी। बीरबल ने तय किया कि ख्वाब केवल एक व्यक्ति के मन का उपद्रव नहीं है, यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। उसने दरबार में एक दिन लेकर कहा कि आज का दरबार थोड़ा अलग होगा। मंत्री, नजीर और आशुलिपिक सभी हैरान थे, पर अकबर चाहकर भी सवाल न कर पाया कि क्या यह खेल है या कोई गंभीर मामला। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हम आज इस ख्वाब का कारण और परिणाम दोनों तलाशेंगे। बीरबल ने पहले महल के बारे में पूछताछ नहीं की। उसने दरबार के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या किसी ने हाल ही में ऐसी कोई खबर सुनी है, कोई ऐसा लड़का जो आसमान की कहानियां सुनता हो, कोई साधु जो उड़ने की बातें करता हो। पर किसी ने भी स्पष्ट उत्तर न दिया। तब बीरबल ने कहा कि महल का अर्थ समझना आसान है। महल राज्य है, महल में लोग हैं, और उड़ना किसी बदलाव का संकेत देता है। पर यह बदलाव किस तरह का होगा? अकबर ने झट से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह बदलाव बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी। हम इसे दोनों तरह से झेलेंगे। अगले दिनों अकबर की निगाहें और भी अधिक सजग हो गई। महल का ख्वाब उसे हर समय छूता, दिखाई देता, एक चित्र की तरह जो हल्का सा सरकता रहता।
एक रात उसने सपने में फिर वही महल देखा, पर इस बार महल के परिंदों के झुंड के साथ कुछ लोग भी उसके बालकनी पर नाच रहे थे। वहां अलग अलग जाति, उम्र और धर्म के लोग थे। वे सभी मिलकर कुछ गा रहे थे जो अकबर की समझ से परे था। एक गीत जो प्रश्न पूछता था, क्या तुम सच्चाई के साथ उठ सकते हो? यह प्रश्न अकबर को झकझोर गया। राजा ने महसूस किया कि उसके राज्य में कुछ नई धड़कन उठ रही है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वो चाहता है कि इस ख्वाब की तह में जाए, सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से न, बल्कि वास्तविकता में भी देखें कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो महलों को उड़ाने की कोशिश कर रही है। बीरबल ने सुझाया कि पहले उस गांवों और कस्बों की ओर ध्यान दिया जाए जहां लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हों। कहां पर लोग बदलते हुए हैं, कौन से युवा नए विचारों के साथ आ रहे हैं और किस तरह की कहानियां लोगों के माहौल को बदल रही है। अकबर ने तुरंत एक यात्रा का आदेश दिया। वो स्वयं जाना चाहता था, ये देखने कि क्या ख्वाब का सच कहीं बाहर झांक रहा है। यात्रा के पहले ही दिन एक अजीब घटना घटी। महल के एक बुजुर्ग दरबारी ने बताया कि कुछ बच्चों ने रात में महल के सामने पत्तों पर करीब करीब उड़ती उड़ती सी छाया देखी है। न किसी के सिर पर पंख थे और न ही किसी के हाथ में पत्थर, पर छाया हवा में तैरती रही। अकबर ने वही शाम उन बच्चों से मिलना चाहा। बच्चों की आंखों में उत्साह और भय दोनों थे। उन्होंने कहा कि वे सपने में महल के ऊपर एक चिड़िया जैसी आकृति देखते हैं जो ऊंचाइयों से बातें करती है। वो चिड़िया उनसे पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। बच्चों ने कहा कि उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में नई किताबें हों, कि हमारे खेतों में पानी हो, कि बूढ़े दादा दादी को इलाज मिले। ये कामिनें छोटी लग सकती थी, पर बीरबल ने कहा कि यही छोटे काम ही हैं जो किसी महल को उड़ने लायक बनाते हैं। जब लोगों की चाहें बदले तो विचारों का भार हल्का होने लगता है और तब बड़े बड़े भवन भी नए मानवीय स्वर से उठने लगते हैं। अकबर ने उस जगह पर राहत के प्रोग्राम और शिक्षा के वादों को आगे बढ़ाया, पर ख्वाब फिर भी उसको चैन न देता। उसने महसूस किया कि महल का उड़ना केवल भौतिक नहीं है, वो एक प्रतीक है, राज्य की नैतिकता और लोगों के अधिकारों का उन्नयन। यात्रा के तीसरे दिन अकबर और बीरबल एक छोटे से पहाड़ी गांव में रुके जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के साथ रहते थे, पर उनकी आंखों में नई चमक थी। वहां के प्रधान ने बताया कि कुछ महीने पहले गांव में एक अनजान साधु आया था जिसने बच्चों को कहा था, जब तुम सच बोलोगे तुम्हारे शब्द पंख पाएंगे। लोगों ने पहले ही साधु को हास्य में उड़ाया, पर फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सच बोलने की आदत ने उनका जीवन बदल दिया। लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की, कर्ज माफ हुए, झूठ की जड़ें कटी। यही परिवर्तन था जो आसपास के कस्बों में फैल रहा था। अकबर ने सोचा, यदि सच बोलने और समझने की इस लहर को राज्य स्तर पर फैलाया जाए तो महल सचमुच उड़ेगा। पर उड़ेगा किस दिशा में? क्या वह हवा लोगों की भलाई के लिए उठेगा या घमंड और भ्रम के लिए? बीरबल ने कहा कि इसमें राजा का काम सबसे बड़ा होगा। यदि राजा की नीति लोगों के साथ उनके सच पर भरोसा करेगी तो महल ऊंचा पर सुरक्षित उड़ान भरेगा, पर यदि नीति सिर्फ दिखावे की बनी तो महल का ऊपरी भाग हवा में फंसकर टूट सकता है। यह सुनकर अकबर ने ठान लिया कि वो ऐसी नीतियां बनाएगा जो जमीन पर सच्चाई से जुड़ी हों। वापस महल में लौटने पर अकबर ने दरबार में बड़ा फैसला किया। उसने घोषणा की कि अब से हर गांव की एक एक समस्या को सीधे दरबार में रखा जाएगा और उस पर तात्कालिक विचार होगा, सिर्फ फाइलों में न रहे। साथ ही उसने एक सत्यशाला नाम की टीम बनाई जो झूठ और छल के मामलों की तह करेगा और लोगों की आवाज को सुनेगा। कुछ मंत्री इसे खतरे की तरह देखने लगे। उनका मानना था कि ये व्यवस्था को कमजोर कर देगा, पर बीरबल ने कहा कि असली मजबूती वही है जो लोगों के भरोसे से आती है। फाथर के कुछ ही दिनों के भीतर परिणाम दिखने लगे। जहां पहले छोटे झगड़ों ने धीरे धीरे समाज को खा लिया था, वहां अब खुलकर समाधान निकले। किसान जिन्होंने कर्ज की चपेट में रहते हुए हंसना भूल लिया था, अब बारी बारी से अपनी बात बताते और राहत पाते।
क्लासरूम में बच्चे नई किताबों के साथ पढ़ते हुए नजर आते, और उन रातों में, वो रातें जिनकी नोड अकबर उड़ा करती थी, अब धीरे धीरे शांत होने लगी। पर ख्वाब अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। वो हर रात कुछ नया संकेत लाता। कभी वो संकेत किसी गांव की बालिका की पढ़ाई की चाह होता, कभी किसी बूढ़े की दवा की खोज। एक दिन अचानक महल की छत पर कुछ अज्ञात कागजों के टुकड़े मिले। उनमें लोगों की छोटी छोटी दास्तानें लिखी थी। किसी का दर्द, किसी की हंसी, किसी का आभार। बीरबल ने इन्हें पढ़ा और कहा कि यही असली ईंधन है, लोगों की कहानियां। जब इन कहानियों को सरकार सुनेगी, उसने कहा, तो महल का उड़ना भी अर्थपूर्ण होगा। अकबर ने उन कहानियों को दरबार में सुनाना शुरू कर दिया। हर सप्ताह एक नई कहानी। इन कहानियों ने मंत्रियों के दिलों को नर्म किया। जहां कठोरता थी, वहां सहानुभूति आई। पर किसी भी बदलाव में वे चुनौतियां होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ धुरंधर लोग थे जो बदलाव का विरोध कर रहे थे। वे लोग थे जिनका स्वार्थ सच्चाई के उजाले में मिटने का डर दिखा रहा था। उन्होंने बीच बीच में अफवाहें फैलाई कि महल का उड़ना खतरे का संकेत है, कि लोग अपने पदों से उठ खड़े होंगे और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इन अफवाहों ने कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर दिया। पर अकबर ने स्पष्ट और सीधे ढंग से कहा कि जो बदलाव लोग चाहते हैं, वो हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और नीति के जरिए होगा। बीरबल ने अफवाहों को हास्य के साथ तुड़वाया। उसने दरबार में नकली उड़ने वाले महल के मॉडल पर एक नाटक रचा, जिसमें दिखाया गया कि जब महल धड़ककर ऊंचा होगा, तब उसे जमीन की जरूरत भी होगी। यही जमीन लोगों की इच्छाएं थी। धीरे धीरे जनता का भरोसा बहाल हुआ। महल का सपना, जो पहले केवल एक रात के ख्वाब में दिखता था, अब दिन की चुनौतियों में भी जुड़ गया। लोगों ने महसूस किया कि उड़ना मतलब असल में उठना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना, पर जड़ों से जुड़ा रहना भी। अकबर की रातें जो उड़ती थी, अब शांतिपूर्ण हो चली। कभी कभी वो पूजा करके उन पेड़ों के नीचे बैठता जो उसने गांवों में लगाए थे, और सोचता कि कैसे एक ख्वाब ने राज को बदल दिया। कहानी अपने चरम पर तब पहुंची जब एक वर्ष बाद वही उड़ने वाला महल फिर ख्वाब में आया। पर इस बार वो सचमुच दिखा, आसमान की हल्की दहलीज से किनारा करता हुआ। लोग छतों पर उठकर देखते। महल नहीं उड़ रहा था कि हवा उसका ध्यान खींचे, बल्कि हवा की दिशा में वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। पीछे नीचे से गांवों की रोशनी चमक रही थी, और महल के निचले हिस्से में वो जमीन थी जिसे उसने छोड़ा नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने, जब उड़ना धरती से जुड़कर होता है तो वो मंजिलों तक पहुंचता है। अकबर ने अपने दरबार में उन दिनों की घटनाओं की गिनती की। कितने अनसुलझे वादे अब पूरे हुए, कितने बच्चों की पढ़ाई हुई, कितने बूढ़ों को इलाज मिला। उसने महसूस किया कि ख्वाब ने उसकी रातों की नोट उड़ाई थी, पर उसी ख्वाब ने उसे जगाया भी। राज्य की नींद से जागकर उसने सच्चाई संगत नीतियां बनाई। और महल, वो उड़ता देखा गया, पर वो उड़ान लोगों की खुशियों का प्रतीक थी, न कि किसी दौलत या शक्ति का। कहानी का अंत उस दिन हुआ जब अकबर एक शांत सुबह में महल की बालकनी पर खड़ा था। हवा हल्की थी और बच्चे नीचे हंस रहे थे। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या ख्वाब सच होते हैं? बीरबल ने नजरों में हंसी लिए उत्तर दिया, ख्वाब अपने आप नहीं सच होते, पर जब तुम उन्हें लोगों की मेहनत और सच्चाई से पोषित करते हो, तब वे आसमान में उड़ते हैं और जमीन को भी रोशन करते हैं। और इस तरह अकबर के उस ख्वाब ने महल को उड़ते देखा और बदला उसे, न केवल रूप से पर अर्थ से, ये सिखाते हुए कि सपने तभी सच्चे होते हैं जब वे जमीन के दर्द को समझकर उन्नयन की ओर बढ़े। अकबर की शाही तलवार हुई चोरी धमाकेदार। अकबर की शाही तलवार हुई चोरी धमाकेदार। ये वाक्य जैसे ही महल के गलियारों से निकला, हवा में सन्नाटा पसर गया। उस दिन सवेरा जितना मतलबी ठहरता जा रहा था, वैसे ही दरबारियों के कदम अनिश्चय से भारी होते चले गए। शाही तलवार, जिसे सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं,
बल्कि दरबार में नए फरमान के साथ खड़ा होने के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था, वो गायब थी। और गायब कहाँ? महल की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक से, जहां केवल राजा, कुछ चुने हुए दरबारी और शाही तर्द के पासियों का अधिकार था। समाचार फैलते ही सबसे पहले तो अकबर का चेहरा बदल गया। राजा के लिए तलवार मात्र एक शस्त्र नहीं थी, वो पितृक परंपरा, एक राजसी प्रतिज्ञा और उन वायदों की स्मृति थी जो साम्राज्य के गौरव को बनाए रखते थे। जब बीरबल ने यह सुना तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गंभीरता। उसने कहा, राजा, जो भी हुआ है वो किसी की योजना से हो सकता है, पर यह भी संभव है कि यह किसी तरह का संकेत हो। अकबर ने कहा, संदेश हो या चुराना, तलवार वापस मिले बिना राज्य की शान धूमिल रहेगी। मुझे आज ही इसका हल चाहिए। तलवार की चोरी का खबर महज दरबार तक सीमित न रहा। कुछ ही घंटों में बाजारों से लेकर ऊंची नीची गली तक हर कोई इसे मौखिक रूप में दोहरा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी बाहरी दुश्मन की साजिश है, कुछ ने कहा कि यह किसी अंदरूनी साजिश की निशानी है, पर किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं थे। अकबर ने आदेश दिया कि महल के सभी द्वार और पहरे तेज किए जाएं और किसी भी संदिग्ध को पकड़ने पर इनाम घोषित किया जाए। पर बीरबल ने एक अलग राह सुझाई। उसने कहा कि पहले चुपचाप पूछताछ की जाए और जनता की आकस्मिक बातें जानी जाएं। कभी कभी धारदार पूछताछ तलवार से भी तेज असर करती है। बीरबल की ये सूझबूझ अकबर को भा गई और उन्होंने अनुमति दी। पहला संकेत ताजा था। रात के समय तिजोरी के पास से कुछ हल्की सी खड़खड़ की आवाजें सुनी गई थी, पर किसी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी थी। दरबारियों के बीच एक नया डर पैदा हो गया। किसी ने यह भी कहा कि तलवार के साथ कुछ रहस्यमयी दस्तावेज भी रखे थे जो राज्य की गुप्त नीति से जुड़े थे। अगर वे लीक हुए तो परिणाम भयावह हो सकते थे। इसकी भनक मिलते ही अकबर ने गुप्तचर वर्ग को सक्रिय कर दिया। हर गली नुक्कड़ पर जाते लगे, पर चोर चुपचाप, शातिर और तेज सी चाल वाला दिखा। महल के अंदर एक छोटा मगर पुराने किस्म का बंजारा आता था। नाम था मजनू, पर उसकी असल पहचान कोई नहीं जानता था। वो अपने हाथों से लकड़ी की छोटी छोटी चीजें बनाता, महल के पीछे के कूड़े में पुराने टुकड़े जोड़कर खिलौने बनाता और कभी कभी रात के वक्त महल के आसपास आकर लोगों को देखता। कुछ बच्चे उसे जानते थे, कुछ दरबारी उसकी तरफ नरमी दिखाते थे, पर कोई उसे खास नहीं समझता था। जब बीरबल ने मजनू से पूछा तो वो कंपक पा गया और बोला कि उसने कुछ सुना तो है पर देखा कुछ नहीं। पर कुछ दिन बाद यह भी ज्ञात हुआ कि मजनू के पास अचानक से कुछ सोने के सिक्के आए थे। यह खबर बिजली की तरह फैल गई। क्या वही चोर था? मगर सरल सिद्ध मामला नहीं था। मजनू का कहना था कि सिक्के उसने एक रहस्यमयी व्यापारी से बदले में लिए थे। व्यापारी ने वादा किया था कि वे कुछ पुराने तांबे के गहने थे जो उसने चुराए थे। बीरबल ने खामोशी से सब सुना, पर उसने कहा कि सीधे आरोप लगाने से पहले सबूत चाहिए। इसके बाद बीरबल ने दरबार में एक चाल चली। उसने घोषणा की कि शाही तलवार की एक नकल बनाई जाएगी और उसे सार्वजनिक रूप से तख्त के सामने रखा जाएगा। वही असली तलवार जिसे चुराया गया था, वो खो जाने के बावजूद पब्लिक पर प्रदर्शित करना आवश्यक था ताकि चोर घुटने टेक दे। कई मंत्री इस पर अचंभित हुए कि ऐसा दिखावा क्यों, पर बीरबल ने कहा, कभी कभी दिखावा ही असली रंग उघाड़ देता है। नकल की चर्चा हुई और शीघ्रता से हाथों ने उसे बनाना शुरू कर दिया। वहीं बीरबल खुद गिरफ्तारी की बजाय लोगों से मिलने लगा। बाजार में, ढाबों पर, बच्चों से और उन रसोइयों से जिन्होंने रात के वक्त कुछ अजीब देखा था। उसकी पूछताछ में एक पैटर्न दिखा। कई लोगों ने बताया कि चोरी से कुछ दिन पहले महल में एक नया नौकर आया था। नाम था इकराम। उसने बड़ी शालीनता से काम किया, पर उसकी निगाहें अक्सर तलवार के पास टिकती रहती थी। इकराम का अतीत अस्पष्ट था, पर वो बाहर के किसी कस्बे का बताया जाता था। बीरबल ने इकराम को चुप करके देखा। उसके हाथों में मिलने वाली तनख्वाह में
अचानक बढ़ोतरी हुई थी और वो अक्सर देर रात तक महल के आसपास सूने मार्गों पर टहलता मिला। पर सबूतों के अभाव में सीधे पकड़े जाना मुश्किल था। समय उगला बचता चला गया और जनमानस में तरह तरह की अफवाहें पनपने लगी। कुछ लोग कहते कि तलवार को शापित कर दिया गया था। कुछ का मानना था कि यह किसी बड़े कॉरिडोर में भेजी गई छिपी हुई साजिश थी। जब बीरबल ने हर धुरी को परखा तो उसने एक और नई बात पकड़ी। तलवार के चोरी के ठीक 3 दिन पहले महल के बाहर एक संगीतकार आया था जो रात में रात भर गीत गाता रहता था। उसका नाम रहमत था और उसके गीत दुर्लभ, मन को छू लेने वाले। वे गीत अक्सर पुरानी कहानियों के होते, वो कहानियां जिनमें तलवार ही वीरता और ईमानदारी का प्रतीक होती थी। रहमत के गीत सुनकर किसी की भी आंख नम हो जाती, पर उसने कभी भी महल के अंदर कदम न रखा था। पर वो रातों रात गायब हो गया। उसके मिट्टी के बर्तन और वायलिन जैसी छोटी सी वस्तुएं भी छूटी रही। रहमत की गायबगी ने महल में एक दूसरी बहस छेड़ दी। क्या कला और कलाकार ही सच्चाई का गुलाम थे जो किसी हिंसक योजना का हिस्सा बन गए? बीच के दिनों में तलवार चोरी का असर सीधे आम जनता तक पहुंचा। लोग डरने लगे कि अब राजा असुरक्षित है। हल्की सी राजनीतिक अस्थिरता महसूस हुई। कुछ दुश्मन ताकतों ने हवा में आंच भर दी। पर ऐसा जोखिम लेने की हालत में अकबर ने न केवल सुरक्षा बढ़ाई बल्कि बीरबल की सलाह पर एक रोजाना खुले दरबार की भी शुरुआत की, जहां जनता अपने गैर सरकारी छोटे छोटे मसलों को रख सके। ये कदम सचमुच जनता को पसीना सुखाने जैसा लगा, पर कुछ दरबारियों ने इसे अवहेलना भी कहा। यह तलवार की वापसी से ज्यादा खतरे भरा है, उन्होंने कहा। पर अकबर ने कहा, जो चीज खोई है उसे डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी और लोगों के भरोसे से पाया जाता है। इधर बीरबल की कामयाबी धीरे धीरे रंग ला रही थी। उसने इकराम की गतिविधियों पर नजर रखी और एक रात छिप कर देखा कि इकराम महल के पिछवाड़े एक पुरानी दीवार के पास कुछ छुपा कर जाता है। पर वो वही छुपा क्या रहा था? बीरबल ने अपने भरोसेमंद साथियों में से एक नकीन को भेजा जो बिना शोर के आसपास का हाल जानकर आया। नकीन ने बताया कि इकराम ने वहां एक पुराना सूटकेस दफनाया था और फिर उसे किसी अंधेरी गली में ले जाकर किसी अज्ञात आदमी को सौंपा। ये जानकारी मिली तो बीरबल ने तुरंत आगे की योजना बनाई, पर उसने उसे सार्वजनिक नहीं किया। बिन कहे उसने कुछ और सूचनाएं जमा की। नकीन की रिपोर्ट से यह संकेत मिल गया कि चोरी के पीछे कोई अकेला हाथ नहीं था। इसमें किसी योजनाबद्ध नेटवर्क की खुनक थी। फिर घटनाएं और पेचीदा हो गई। किसी ने महल के अंगीठी के पास एक छोटे से कागज का टुकड़ा पाया जिस पर कुछ गढ़े घरे अक्षर लिखे थे। उस पर लिखा था, न्याय की राह पर चलो और तलवार तुम्हें मिलेगी, पर पहले वफा का हिसाब चुकाना होगा। यह संदेश आम जनता के लिए सूझबूझ का संकेत था और कईयों ने इसे बीरबल की चाल समझा, पर असलियत कुछ और थी। बीरबल ने इस संदेश को दरबार में चुपचाप पढ़ा और कहा कि यह किसी तरह का चौंकाने वाला संकेत है। किसने न्याय का हवाला दिया? किस वफा की मांग की जा रही थी? तलवार की वापसी का ऑफर किसने रखा? सवालों की लड़ी और बढ़ी, पर जवाब कम थे। उस रात बीरबल ने एक और अंदाज से काम किया। उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि तलवार के चोरी की रात उसे एक सपना आया था जिसमें उसने तलवार को नदी के किनारे देखा, पानी पर तैरती हुई। राजसी तलवार जो तैर सकती थी। ये बात सुनकर दरबार में कुछ लोग इसे मजाक में लेने लगे, पर बीरबल की नजर गंभीर थी। उसने कहा, सपने कभी कभी अतीत की याद दिलाते हैं और अतीत कभी कभी नदी के बहाव के साथ बहता है। सब चुप हो गए। बीरबल की चाल ये थी कि नदी किनारे के गांवों में जाकर पूछताछ की जाए। शायद वहां कोई गवाह मिला हो। चोरी के कुछ ही दिन बाद एक अज्ञात किस्म का झगड़ा हुआ। महल के पूर्व मंत्री, जो कि अब ओरछा से दूर अपने घर में रहता था, उसने अचानक सुनिश्चय किया कि वो तलवार की वापसी में मदद करेगा। उसने खुला संदेश भेजा कि वो उन लोगों को जानता है जो चोरी के पीछे थे, पर
राजा से मुलाकात की मांग की। अकबर ने उसे तलब किया और चौकन्ने सवाल पूछे। पूर्व मंत्री ने बताया कि कुछ साल पहले उसने एक ऐसी नीति का विरोध किया था जो आम लोगों के हित में नहीं थी, और उसे शक था कि उसी नीति के विरोधियों में से ही किसी ने तलवार को छीन लिया होगा ताकि शाही छवि को बदनाम किया जा सके। यह बयान किसी ज्वलंत आग की तरह फैल गया, पर बीरबल ने शांत भाव से कहा कि बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चोरी की गुत्थी और उलझती चली गई। एक ओर इकराम के व्यवहार ने सबको शक में डाल दिया, और दूसरी ओर रहमत और मजनू जैसी पृष्ठभूमियां ऐसे संकेत देती रही जिन्हें साधारण शब्दों में बांधना मुश्किल था। वही तिजोरी के आसपास के दरवाजे पर लगे कैमरे और नए रखवाले कुछ दिनों में मिल गए, पर तलवार का सुराग नदारद रहा। महल के बाहर कुछ लोगों ने देखा कि रातों में दूर सरकती एक चमकदार वस्तु आसमान की तरफ उठी थी, पर वो किसकी कल्पना थी और किसका सच, ये कोई नहीं बता सका। तब एक शाम बीरबल ने दरबार की बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव इतना सरल था कि किसी ने सोचा भी न था कि यही बात सबको सुलझा देगी। बीरबल ने कहा, हम तलवार की जगह नहीं खोज रहे, हम उसका भाव खोज रहे हैं। तलवार का असली अर्थ शौर्य और वफादारी है। यदि कोई उस अर्थ को समझेगा तो तलवार खुद ही लौट आएगी। ये सुनकर कुछ लोगों ने उसे कविता कहा, पर अकबर ने हृदय से कहा कि इस तरह के विचार ही राजकाज को नरम बनाते हैं। उसने आदेश दिया कि महल में हर सप्ताह एक सार्वजनिक सभा हो, जहां लोग अपनी वफा और शौर्य की छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे, और जिसने सबसे सच्ची कहानी कही उसे शाही पुरस्कार के साथ भरोसा दिया जाएगा। यह रणनीति एक आश्चर्यजनक मोड़ ले आई। पहली सभा में ही एक बूढ़े सिपाही ने अपनी जुबानी एक बात कही जिसने सबको झकझोर दिया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसने देखा था कि तलवार के पास एक अजनबी ने देर रात दस्तक दी थी, और उस दिन के बाद सिपाही का मन बेचैन रहा, पर उसने चुप रहना चुना। उसी सिपाही की बात पर आगे की जांच से पता चला कि उस रात अजनबी दरबारी नहीं था। वो किसी ऐसे व्यापारिक नाविक जैसा दिखा था जो अक्सर तट के किनारे आता जाता रहता था। नाविक की पहचान हुई। उसका नाम रहीम था और वो एक शांत किनारे के गांव में रहता था। रहीम की गिरफ्तारी के बाद उसने शुरुआत में सब कुछ नकारा, पर दबाव पड़ने पर उसने एक रहस्य बताया। तलवार चोरी करने वाले और असल में उसे छिपाने वाले लोग अधिक निकट थे। वे लोग राजधानी के ही अंदर कहीं रहते थे, और उनका छोटा सा नेटवर्क पुराने दस्तावेजों और भूरे कागजों की अदला-बदली में संलग्न था। रहीम की चाल सबसे दिलचस्प थी। उसने कहा कि उसने तलवार को नदी में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे शहर के एक नए तालाब की दीवार के नीचे दफनाया था, जहां से वो कभी कभी जलाशयों के पानी उठता था। बीरबल ने तुरंत एक टोली भेजी और तालाब के किनारे खोद शुरू हुई। खोदाई में जब तलवार के बांचे हुए टुकड़े निकले, लोगों ने सांस रोकी। तलवार आधी टूटी हुई थी, पर उसकी शान अभी भी बरकरार थी। साथ ही उसके हैंडल पर कुछ अंकित थे, पुराने राजसी चिन्ह और एक उखड़ी हुई पट्टी जिस पर कुछ गहरे धब्बे थे, शायद किसी छुपी हुई कहानी की निशानी। तलवार मिले पर जितनी खुशी हुई उतनी ही बेचैनी भी, क्योंकि तलवार के साथ एक सूटकेस भी निकला जिसमें पुराने दस्तावेज, पत्र और कुछ नक्शे थे। उन नक्शों में कुछ ऐसे संकेत थे जो राज्य की सीमाओं और भूमि हेराफेरी से जुड़े हुए थे। अचानक मामला हाई प्रोफाइल बन गया। ये चोरी मात्र एक भावनात्मक आघात नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ें किसी राजनीतिक घपले में भी थी। अकबर ने यह जानकर दिल पर पत्थर रख लिया, पर बीरबल ने कहा कि अब असल काम शुरू होता है। तलवार मिली है, पर तलवार की वफा की परीक्षा अभी बाकी है। जांच से स्पष्ट हुआ कि इकराम सचमुच संलिप्त था, पर वो अकेला नहीं था। इकराम ने कबूल किया कि वह कुछ महीनों से कुछ लोगों के कहने पर काम कर रहा था, जो पुराने समय में अपमान झेल चुके थे, और अब ये सोचा कि तलवार छीनकर वे अपनी कब्र-सी इज्जत वापस ले सकेंगे। इकराम का कहना था कि उन्हें वादा दिया गया था
तलवार अगर वापस लाई गई और इसके साथ हमारा सच सामने आया तो न्याय मिलेगा। पर जैसे ही बीरबल ने और गहरे खोदा, सामने निकली सच्चाई और भी जटिल थी। वे लोग जिनसे इकराम जुड़ा था, वे केवल अपमान की बात नहीं कर रहे थे। उनके पास जमीनों के पट्टों और राजस्व की गहरी खटासें थी, जो पीढ़ियों से उनके हक को छीन रही थी। उनकी तीव्र नाराजगी एक जाल बन चुकी थी, और तलवार सिर्फ उस जाल को लागू करने का एक बहाना था। अकबर ने बेटी के जैसे अपनी आंखों से इस सच्चाई को देखा। राज्य का हर हिस्सा केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वहां दर्द और उम्मीद का भी समंदर था। उसने राजा होने के नाते त्वरित प्रतिशोध का विकल्प ठुकरा दिया और वफादार जांच का विकल्प चुना। इकराम और उसके साथियों के बीच बातचीत से पता चला कि वे न्याय चाहते थे, निजी बदले नहीं, बल्कि पुश्तों की छेड़छाड़ के कारण खोई जमीनों का पुनर्वितरण। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके भूहित के प्रावधानों को ठीक किया जाए और जिन अधिकारियों ने इन अत्याचारों में भूमिका निभाई थी, उनका कोर्ट निरीक्षण हो। अगर ऐसा किया जाता तो न केवल तलवार की वापसी का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि उन लोगों के ख्यालात भी सुधर सकेंगे। अकबर ने यह सोचकर कि शासन की प्रतिष्ठा का मतलब केवल तलवार का चमकना नहीं, बल्कि न्याय का होना भी है, बीरबल की सलाह पर अमल किया। उसने एक विशेष न्याय मंडल बनाया, जिसमें बीरबल, कुछ बुद्धिजीवी और जनता के चुने प्रतिनिधि थे। न्याय मंडल ने तह तक के कागजों और प्रमाणों को देखा, और जो पाया वह चौंकाने वाला था। कुछ ऊंची जाति के लोगों के हस्ताक्षर और पुराने दस्तावेजों में हेराफेरी के प्रमाण मिले। ये खुलासे विशाल राजनीतिक हलचल का कारण बने, पर अकबर ने साफ शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। समय के साथ मामला सुलझा और तलवार की वापसी ने महल में एक नया अध्याय खोला। तलवार को तालाब से निकालकर ठीक किया गया, घिसे पीटे निशानों की मरम्मत हुई और शाही हथियार फिर से तख्त के समीप रखी गई। पर अब उसकी नई चमक सिर्फ दिखावटी नहीं थी, उसमें न्याय की गंध थी। इकराम और उसके साथियों में से जिनके पास सच में वैध मांगे थी, उन्हें जमीनों का उचित हक दिया गया, और जो लोग भ्रष्ट थे उन्हें दंडित किया गया। रहमत और मजनू जैसे मामूली पात्र भी, जिन्होंने सच और कला के नाम पर कुछ कड़वी बातें देखीं, उन्हें सम्मान दिया गया। उनकी कहानियां दरबार में पढ़ी गई और राज्य ने उनकी पीड़ाओं पर दिल से ध्यान दिया। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य की नीतियों में कई बदलाव किए। न सिर्फ सुरक्षा में कड़ी, बल्कि झगड़ा हुआ। महल के पूर्व मंत्री, जो कि अब ओरछा से दूर अपने घर में रहता था, उसने अचानक सुनिश्चय किया कि वो तलवार की वापसी में मदद करेगा। उसने खुला संदेश भेजा कि वो उन लोगों को जानता है जो चोरी के पीछे थे, पर राजा से मुलाकात की मांग की। अकबर ने उसे तलब किया और चौकन्ने सवाल पूछे। पूर्व मंत्री ने बताया कि कुछ साल पहले उसने एक ऐसी नीति का विरोध किया था जो आम लोगों के हित में नहीं थी, और उसे शक था कि उसी नीति के विरोधियों में से ही किसी ने तलवार को छीन लिया होगा, ताकि शाही छवि को बदनाम किया जा सके। यह बयान किसी ज्वलंत आग की तरह फैल गया, पर बीरबल ने शांत भाव से कहा कि बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चोरी की गुत्थी और उलझती चली गई। एक ओर इकराम के व्यवहार ने सबको शक में डाल दिया, और दूसरी ओर रहमत और मजनू जैसी पृष्ठभूमियां ऐसे संकेत देती रही जिन्हें साधारण शब्दों में बांधना मुश्किल था। वही तिजोरी के आसपास के दरवाजे पर लगे कैमरे और नए रखवाले कुछ दिनों में मिल गए, पर तलवार का सुराग नदारद रहा। महल के बाहर कुछ लोगों ने देखा कि रातों में दूर सरकती एक चमकदार वस्तु आसमान की तरफ उठी थी, पर वो किसकी कल्पना थी और किसका सच, ये कोई नहीं बता सका। तब एक शाम बीरबल ने दरबार की बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव इतना सरल था कि किसी ने सोचा भी न था कि यही बात सबको सुलझा देगी। बीरबल ने कहा, हम तलवार की जगह नहीं खोज रहे, हम उसका भाव खोज रहे हैं। तलवार का असली अर्थ शौर्य और वफादारी है।
यदि कोई उस अर्थ को समझेगा तो तलवार खुद ही लौट आएगी। ये सुनकर कुछ लोगों ने उसे कविता कहा, पर अकबर ने हृदय से कहा कि इस तरह के विचार ही राजकाज को नरम बनाते हैं। उसने आदेश दिया कि महल में हर सप्ताह एक सार्वजनिक सभा हो, जहां लोग अपनी वफा और शौर्य की छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे, और जिसने सबसे सच्ची कहानी कही उसे शाही पुरस्कार के साथ भरोसा दिया जाएगा। यह रणनीति एक आश्चर्यजनक मोड़ ले आई। पहली सभा में ही एक बूढ़े सिपाही ने अपनी जुबानी एक बात कही जिसने सबको झकझोर दिया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसने देखा था कि तलवार के पास एक अजनबी ने देर रात दस्तक दी थी, और उस दिन के बाद सिपाही का मन बेचैन रहा, पर उसने चुप रहना चुना। उसी सिपाही की बात पर आगे की जांच से पता चला कि उस रात अजनबी दरबारी नहीं था। वो किसी ऐसे व्यापारिक नाविक जैसा दिखा था जो अक्सर तट के किनारे आता जाता रहता था। नाविक की पहचान हुई। उसका नाम रहीम था और वो एक शांत किनारे के गांव में रहता था। रहीम की गिरफ्तारी के बाद उसने शुरुआत में सब कुछ नकारा, पर दबाव पड़ने पर उसने एक रहस्य बताया। तलवार चोरी करने वाले और असल में उसे छिपाने वाले लोग अधिक निकट थे। वे लोग राजधानी के ही अंदर कहीं रहते थे और उनका छोटा सा नेटवर्क पुराने दस्तावेजों और भूरे कागजों की अदला-बदली में संलग्न था। रहीम की चाल सबसे दिलचस्प थी। उसने कहा कि उसने तलवार को नदी में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे शहर के एक नए तालाब की दीवार के नीचे दफनाया था, जहां से वो कभी कभी जलाशयों के पानी उठता था। बीरबल ने तुरंत एक टोली भेजी और तालाब के किनारे खोद शुरू हुई। खोदाई में जब तलवार के बांचे हुए टुकड़े निकले, लोगों ने सांस रोकी। तलवार आधी टूटी हुई थी, पर उसकी शान अभी भी बरकरार थी। साथ ही उसके हैंडल पर कुछ अंकित थे, पुराने राजसी चिन्ह और एक उखड़ी हुई पट्टी जिस पर कुछ गहरे धब्बे थे, शायद किसी छुपी हुई कहानी की निशानी। तलवार मिले पर जितनी खुशी हुई उतनी ही बेचैनी भी, क्योंकि तलवार के साथ एक सूटकेस भी निकला जिसमें पुराने दस्तावेज, पत्र और कुछ नक्शे थे। उन नक्शों में कुछ ऐसे संकेत थे जो राज्य की सीमाओं और भूमि हेराफेरी से जुड़े हुए थे। अचानक मामला हाई प्रोफाइल बन गया। ये चोरी मात्र एक भावनात्मक आघात नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ें किसी राजनीतिक घपले में भी थी। अकबर ने यह जानकर दिल पर पत्थर रख लिया, पर बीरबल ने कहा कि अब असल काम शुरू होता है। तलवार मिली है, पर तलवार की वफा की परीक्षा अभी बाकी है। जांच से स्पष्ट हुआ कि इकराम सचमुच संलिप्त था, पर वो अकेला नहीं था। इकराम ने कबूल किया कि वह कुछ महीनों से कुछ लोगों के कहने पर काम कर रहा था, जो पुराने समय में अपमान झेल चुके थे, और अब ये सोचा कि तलवार छीनकर वे अपनी कब्र सी इज्जत वापस ले सकेंगे। इकराम का कहना था कि उन्हें वादा दिया गया था, तलवार अगर वापस लाई गई और इसके साथ हमारा सच सामने आया तो न्याय मिलेगा। पर जैसे ही बीरबल ने और गहरे खोदा, सामने निकली सच्चाई और भी जटिल थी। वे लोग जिनसे इकराम जुड़ा था, वे केवल अपमान की बात नहीं कर रहे थे। उनके पास जमीनों के पट्टों और राजस्व की गहरी खटासें थी, जो पीढ़ियों से उनके हक को छीन रही थी। उनकी तीव्र नाराजगी एक जाल बन चुकी थी, और तलवार सिर्फ उस जाल को लागू करने का एक बहाना था। अकबर ने बेटी के जैसे अपनी आंखों से इस सच्चाई को देखा। राज्य का हर हिस्सा केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वहां दर्द और उम्मीद का भी समंदर था। उसने राजा होने के नाते त्वरित प्रतिशोध का विकल्प ठुकरा दिया और वफादार जांच का विकल्प चुना। इकराम और उसके साथियों के बीच बातचीत से पता चला कि वे न्याय चाहते थे, निजी बदले नहीं, बल्कि पुश्तों की छेड़छाड़ के कारण खोई जमीनों का पुनर्वितरण। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके भूहित के प्रावधानों को ठीक किया जाए, और जिन अधिकारियों ने इन अत्याचारों में भूमिका निभाई थी, उनका कोर्ट निरीक्षण हो। अगर ऐसा किया जाता तो न केवल तलवार की वापसी का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि उन लोगों के ख्यालात भी सुधर सकेंगे। अकबर ने यह सोचकर कि शासन की प्रतिष्ठा का मतलब केवल तलवार का चमकना नहीं, बल्कि
न्याय का होना भी है, बीरबल की सलाह पर अमल किया। उसने एक विशेष न्याय मंडल बनाया जिसमें बीरबल, कुछ बुद्धिजीवी और जनता के चुने प्रतिनिधि थे। न्याय मंडल ने तह तक के कागजों और प्रमाणों को देखा और जो पाया वह चौंकाने वाला था। कुछ ऊंची जाति के लोगों के हस्ताक्षर और पुराने दस्तावेजों में हेराफेरी के प्रमाण मिले। ये खुलासे विशाल राजनीतिक हलचल का कारण बने पर अकबर ने साफ शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। समय के साथ मामला सुलझा और तलवार की वापसी ने महल में एक नया अध्याय खोला। तलवार को तालाब से निकालकर ठीक किया गया, घिसे पीटे निशानों की मरम्मत हुई और शाही हथियार फिर से तख्त के समीप रखी गई। पर अब उसकी नई चमक सिर्फ दिखावटी नहीं थी, उसमें न्याय की गंध थी। इकराम और उसके साथियों में से जिनके पास सच में वैध मांगे थी, उन्हें जमीनों का उचित हक दिया गया और जो लोग भ्रष्ट थे उन्हें दंडित किया गया। रहमत और मजनू जैसे मामूली पात्र भी, जिन्होंने सच और कला के नाम पर कुछ कड़वी बातें देखीं, उन्हें सम्मान दिया गया। उनकी कहानियां दरबार में पढ़ी गई और राज्य ने उनकी पीड़ाओं पर दिल से ध्यान दिया। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य की नीतियों में कई बदलाव किए। न सिर्फ सुरक्षा में कड़ी, बल्कि शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता लाई गई। तलवार की चोरी ने एक तरह से राज्य की नींव की जांच कर दी थी। वो दिखा कि कभी कभी एक छोटी सी घटना बड़े बदलाव की चिंगारी बन जाती है। बीरबल ने एक बार कहा, तलवार वापस आ गई, पर इससे ज्यादा अहम यह था कि हमने तलवार की वजह को समझा। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अब जब तलवार हमारे पास है, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसकी पवित्रता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि न्याय में भी चमके। कई वर्षों के बाद भी लोग उस दिन की बातें याद करते हैं। कैसे एक चोरी ने पूरे राज्य को झकझोर कर उसके अंदर छुपी कमियों को बाहर निकाला। वे बातें बचपन से लेकर बूढ़ों तक बताई जाती और हर बार कहानी में एक नया अर्थ जुड़ता। कुछ लोग कहते कि तलवार की चमक लौट आई थी, कुछ कहते कि तलवार ने अपनी असली चमक तभी पाई जब उसे न्याय की रोशनी मिली, और कहीं किसी के होंठों पर यह बात फिसलती कि सबसे बड़ा खजाना किसी वीर के हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक राजा का न्याय ही है, जिसे वो हर वक्त कायम रखे। अकबर की शाही तलवार हुई चोरी धमाकेदार, पर उसकी वापसी और उससे जुड़ी न्याय कहानियां उस धमाके से कहीं अधिक प्रभावशाली रही। वो घटना बताती है कि एक चीज का खोना सही तरह से समझने पर कई और चीजों को पुनर्जीवित कर देता है। इज्जत, भरोसा और सबसे बड़ी बात, इंसानियत। अकबर के खिलाफ ही साजिश जिसमें हाथ एक मंत्री का। अकबर के खिलाफ ही साजिश जिसमें हाथ एक मंत्री का। यह खबर जब महल के तहखाने से ऊपर आई तो हवा में एक अजीब सी गूंज थी, एक ऐसी गूंज जो सुनने वालों के भीतर डर और अविश्वास दोनों भर देती थी। दरबार की दीवारें, जो हर राजकाज की गवाह थी, आज किसी ऐसे किस्से की साक्षी बन रही थी जो रोजमर्रा की चालों से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक था। कहानी की शुरुआत उसी रोज हुई जब अकबर ने अपनी सुबह की फाइलें पढ़ते हुए महसूस किया कि कुछ कागज गायब है। न केवल कागज, बल्कि उन कागजों में लिखे कुछ जरूरी फरमान और कुछ निजी नोट्स भी। शुरुआत में किसी ने सोचा कि यह भूल होगी, पर जब दूसरी तीसरी चीज भी गायब मिली तो शंका का बीज दरबार में अंकुरित हो गया। बीरबल ने तुरंत सुरक्षा सख्त करने के आदेश दिए, पर उनकी आंखों में वही शांत गंभीरता झलक रही थी जो अक्सर जटिल मामलों में उनकी सूझबूझ दिखाती थी। उस चिरपरिचित हॉल में जहां अक्सर सलाह मशविरा होता था, एक नया डर फैला हुआ था। अकबर, जिनकी आवाज आमतौर पर दृढ़ और निश्चय रहती थी, अब बार बार सोचते और उठते बैठते। उन्हें यह समझने की कोशिश रही कि कौन उस सीमा को पार कर सकता है। गद्दारी तो महल की सबसे बड़ी बुराई थी, और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि संदेह का घेरा किसी बाहरी आक्रमणकर्ता की बजाय अंदर के ही किसी लालची चेहरे की ओर इशारा कर रहा था। मंत्रियों में से एक, नवाब सैयद इरफान, ऐसे शख्स थे जिनकी चाल में हमेशा ठहराव
और मुस्कान के पीछे किसी सुईद कांटा छिपा रहता। उनकी भाषा में मिठास थी, पर निर्णयों में समय समय पर कटुता। वे वर्षों से दरबार के ऊंचे पद पर थे और कई मामलों की चाबी उन्हीं के हाथ में बसी रहती थी। पर किसी को यह भी ध्यान दिया कि हाल के महीनों में उनकी नजर अक्सर उन इलाकों और उन दस्तावेजों पर टिकती जिससे सीधे कुछ अमीर जमींदारों के हित जुड़े थे। कुछ पुराने वृत्तांतों में कहा जाता था कि इरफान का परिवार कभी किसी विवाद में अपना बड़ा हिस्सा खो चुका था और वे कुछ इन गुमशुदा दिनों में न्याय की आस ढूंढ रहे थे, या कम से कम वही बहाना बनाकर वे अपना स्वार्थ साध रहे थे। इरफान की चालें आसान नहीं थी। वो मासूमियत के मुखौटे में बहुत कुछ छिपा देते। उन्होंने दरबारियों के बीच छोटी छोटी खटपटे जगा दी। एक मंत्री से हल्की सी नाराजगी, दूसरी तारीख में किसी अफसर की बेजरूरी प्रशंसा। पर असली साजिश तब शुरू हुई जब उन्होंने कुछ रातों में गुप्त पत्रों और नक्शों का आदान प्रदान सुनिश्चित किया। पत्र जिनमें सीमा रेखा और कर के मामलों की सूचियां थी। उन दस्तावेजों का अर्थ साफ था। अगर सही हाथों में आ जाएं, तो कुछ जमीनों का अधिकार कुछ चिन्हित लोगों के पास आ सकता था। इरफान ने धीरे धीरे उन कागजों को महल से बाहर भेजा और उन पर लिखे कुछ नाम बदल दिए। एक कुशल चोरी, पर बेहोशियों में छुपा हुआ अपराध। पर हर चाल इतनी कुशल नहीं रहती जितनी उसके चालाकों को लगता है। बीरबल की आंखें छोटी छोटी बातों पर टिक जाती थी। किसी मंत्री की हंसी की तीखा, किसी नौकर की चुप्पी, किसी दरबारी का अचानक ध्यान हट जाना। जब बीरबल ने खामोशी से जांचना शुरू किया तो पैटर्न उभर कर आया। इरफान के और कुछ घनिष्ठ समर्थक रातों में तट के किनारे जाते, कुछ बार किसी पुरानी हवेली के तहखाने में मिलते और फिर सुबह ताजगी भरे चेहरे लेकर लौट आते। बीरबल ने इन छोटी छोटी संकेतों को जोड़ना शुरू किया और हर बार जब एक नया लहर उठता, वे उसे ध्यान से परखते। साजिश अपने चरम पर थी जब इरफान ने तय कर लिया कि अब केवल कागज मारना ही नहीं, असल में अकबर की प्रतिष्ठा पर चोट करना थी। एक ऐसा झूठ फैलाकर जिसमें यह दिखे कि अकबर ने कुछ सौदों में पक्षपात किया है। उन्होंने नकली सबूत और गवाह तैयार किए जिन्हें जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक रूप से भी पेश किया जा सके। योजना यह थी कि एक दिन बड़े सार्वजनिक सभा में इन सबूतों को गिराकर अकबर की नीतियों और ईमानदारी पर ऐसे सवाल उठ जाएंगे कि जनता का भरोसा डगमगा जाएगा। और जब जनता का भरोसा झूठेगा तो सत्ता का संतुलन भी बदल जाएगा। इरफान का मनोबल बढ़ाने में कुछ ताकतें भी मदद कर रही थी। कुछ बड़े जमींदार और कई व्यापारी जिनके हित इरफान के साथ बंधे थे, उन्होंने धीरे धीरे जाल फैलाया। कुछ नौकरों को भुगतान दिया और कुछ लेखा जोखा चंद तरीके से बदल दिए। पर साजिश जितनी बड़ा विचार थी, उतनी ही नाजुक भी। बीरबल ने सब कुछ नजदीक से देख लिया और उसने एक अलग तरकीब अपनाई। वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे, नहीं सीधे आरोप लगा रहे थे। वो छुपे हुए सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे और इरफान के घनिष्ठ लोगों की सच्ची सच्चाई बाहर लाने की योजना बना रहे थे। एक रात जब महल के सभी सो रहे थे, बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ छुपकर इरफान की हवेली के पास जाकर देखा। हां, वही हवेली जहां रात में मिलने और दस्तावेजों का आदान प्रदान होता था। हवेली की तहखाने में उन्होंने पर्दे के पीछे से छुपकर देखा कि कैसे लेखों में हेराफेरी करके कुछ नक्शे बदल दिए जा रहे थे, कैसे कुछ दस्तावेजों पर नए नाम लिखे जा रहे थे और कैसे एक गुप्त गठबंधन तय कर रहा था कि किस तरह से अकबर की नीतियों को बदनाम किया जाएगा। बीरबल ने सारा दृश्य ध्यान से देखा और चुपके से वापस महल आकर अकबर को ये बातें बताईं। अकबर के चेहरे पर पहले तो वाकई क्षोभ की रेखाएं दिखी। राजाओं के भीतर भी जब धोखा का पता चलता है तो मानव मन कठोर हो जाता है, पर अकबर ने जल्दी ही समेटकर अपनी भावनाएं। उनके भीतर इंसानियत की जिद और न्याय की चाह दोनों एक साथ थी। उन्होंने आदेश, शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता लाई गई। तलवार की चोरी ने एक तरह से राज्य की नींव की जांच कर दी थी। वो दिखा
कि कभी कभी एक छोटी सी घटना बड़े बदलाव की चिंगारी बन जाती है। बीरबल ने एक बार कहा, तलवार वापस आ गई। पर इससे ज्यादा अहम यह था कि हमने तलवार की वजह को समझा। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अब जब तलवार हमारे पास है, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसकी पवित्रता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि न्याय में भी चमके। कई वर्षों के बाद भी लोग उस दिन की बातें याद करते हैं। कैसे एक चोरी ने पूरे राज्य को झकझोर कर उसके अंदर छुपी कमियों को बाहर निकाला। वे बातें बचपन से लेकर बूढ़ों तक बताई जाती, और हर बार कहानी में एक नया अर्थ जुड़ता। कुछ लोग कहते कि तलवार की चमक लौट आई थी, कुछ कहते कि तलवार ने अपनी असली चमक तभी पाई जब उसे न्याय की रोशनी मिली, और कहीं किसी के होठों पर यह बात फिसलती कि सबसे बड़ा खजाना किसी वीर के हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक राजा का न्याय ही है, जिसे वो हर वक्त कायम रखे। अकबर की शाही तलवार हुई चोरी धमाकेदार, पर उसकी वापसी और उससे जुड़ी न्यायिक कहानियां उस धमाके से कहीं अधिक प्रभावशाली रही। वो घटना बताती है कि एक चीज का खोना सही तरह से समझने पर कई और चीजों को पुनर्जीवित कर देता है। इज्जत, भरोसा और सबसे बड़ी बात, इंसानियत। अकबर के खिलाफी साजिश जिसमें हाथ एक मंत्री का। अकबर के खिलाफी साजिश जिसमें हाथ एक मंत्री का। यह खबर जब महल के तहखाने से ऊपर आई तो हवा में एक अजीब सी गूंज थी, एक ऐसी गूंज जो सुनने वालों के भीतर डर और अविश्वास दोनों भर देती थी। दरबार की दीवारें, जो हर राजकाज की गवाह थी, आज किसी ऐसे किस्से की साक्षी बन रही थी जो रोजमर्रा की चालों से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक था। कहानी की शुरुआत उसी रोज हुई जब अकबर ने अपनी सुबह की फाइलें पढ़ते हुए महसूस किया कि कुछ कागज गायब है। न केवल कागज, बल्कि उन कागजों में लिखे कुछ जरूरी फरमान और कुछ निजी नोट्स भी। शुरुआत में किसी ने सोचा कि यह भूल होगी, पर जब दूसरी तीसरी चीज भी गायब मिली तो शंका का बीज दरबार में अंकुरित हो गया। बीरबल ने तुरंत सुरक्षा सख्त करने के आदेश दिए, पर उनकी आंखों में वही शांत गंभीरता झलक रही थी जो अक्सर जटिल मामलों में उनकी सूझबूझ दिखाती थी। उस चिरपरिचित हॉल में जहां अक्सर सलाह मशविरा होता था, एक नया डर फैला हुआ था। अकबर, जिनकी आवाज आमतौर पर दृढ़ और निश्चय रहती थी, अब बार बार सोचते और उठते बैठते। उन्हें यह समझने की कोशिश रही कि कौन उस सीमा को पार कर सकता है। गद्दारी तो महल की सबसे बड़ी बुराई थी, और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि संदेह का घेरा किसी बाहरी आक्रमणकर्ता की बजाय अंदर के ही किसी लालची चेहरे की ओर इशारा कर रहा था। मंत्रियों में से एक, नवाब सैयद इरफान, ऐसे शख्स थे जिनकी चाल में हमेशा ठहराव और मुस्कान के पीछे किसी स्वीद कांटा छिपा रहता। उनकी भाषा में मिठास थी, पर निर्णयों में समय समय पर कटुता। वे वर्षों से दरबार के ऊंचे पद पर थे और कई मामलों की चाबी उन्हीं के हाथ में बसी रहती थी। पर किसी को यह भी ध्यान दिया कि हाल के महीनों में उनकी नजर अक्सर उन इलाकों और उन दस्तावेजों पर टिकती जिससे सीधे कुछ अमीर जमींदारों के हित जुड़े थे। कुछ पुराने वृत्तांतों में कहा जाता था कि इरफान का परिवार कभी किसी विवाद में अपना बड़ा हिस्सा खो चुका था, और वे कुछ इन गुमशुदा दिनों में न्याय की आस ढूंढ रहे थे, या कम से कम वही बहाना बनाकर वे अपना स्वार्थ साध रहे थे। इरफान की चालें आसान नहीं थी। वो मासूमियत के मुखौटे में बहुत कुछ छिपा देते। उन्होंने दरबारियों के बीच छोटी छोटी खटपटें जगा दी। एक मंत्री से हल्की सी नाराजगी, दूसरी तारीख में किसी अफसर की बेजरूरी प्रशंसा। पर असली साजिश तब शुरू हुई जब उन्होंने कुछ रातों में गुप्त पत्रों और नक्शों का आदान प्रदान सुनिश्चित किया। पत्र जिनमें सीमा रेखा और कर के मामलों की सूचियां थी। उन दस्तावेजों का अर्थ साफ था। अगर सही हाथों में आ जाएं, तो कुछ जमीनों का अधिकार कुछ चिन्हित लोगों के पास आ सकता था। इरफान ने धीरे धीरे उन कागजों को महल से बाहर भेजा और उन पर लिखे कुछ नाम बदल दिए। एक कुशल चोरी, पर बेहोशियों में छुपा हुआ अपराध। पर हर चाल इतनी कुशल नहीं रहती
जितनी उसके चालाकों को लगता है। बीरबल की आंखें छोटी छोटी बातों पर टिक जाती थी। किसी मंत्री की हंसी की तीखा, किसी नौकर की चुप्पी, किसी दरबारी का अचानक ध्यान हट जाना। जब बीरबल ने खामोशी से जांचना शुरू किया तो पैटर्न उभर कर आया। इरफान के और कुछ घनिष्ठ समर्थक रातों में तट के किनारे जाते, कुछ बार किसी पुरानी हवेली के तहखाने में मिलते और फिर सुबह ताजगी भरे चेहरे लेकर लौट आते। बीरबल ने इन छोटी छोटी संकेतों को जोड़ना शुरू किया और हर बार जब एक नया लहर उठता, वे उसे ध्यान से परखते। साजिश अपने चरम पर थी जब इरफान ने तय कर लिया कि अब केवल कागज मारना ही नहीं, असल में अकबर की प्रतिष्ठा पर चोट करना थी। एक ऐसा झूठ फैलाकर जिसमें यह दिखे कि अकबर ने कुछ सौदों में पक्षपात किया है। उन्होंने नकली सबूत और गवाह तैयार किए, जिन्हें जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक रूप से भी पेश किया जा सके। योजना यह थी कि एक दिन बड़े सार्वजनिक सभा में इन सबूतों को गिराकर अकबर की नीतियों और ईमानदारी पर ऐसे सवाल उठ जाएंगे कि जनता का भरोसा डगमगा जाएगा। और जब जनता का भरोसा झूठेगा तो सत्ता का संतुलन भी बदल जाएगा। इरफान का मनोबल बढ़ाने में कुछ ताकतें भी मदद कर रही थी। कुछ बड़े जमींदार और कई व्यापारी जिनके हित इरफान के साथ बंधे थे, उन्होंने धीरे धीरे जाल फैलाया, कुछ नौकरों को भुगतान दिया और कुछ लेखा जोखा चंद तरीके से बदल दिए। पर साजिश जितनी बड़ा विचार थी, उतनी ही नाजुक भी। बीरबल ने सब कुछ नजदीक से देख लिया और उसने एक अलग तरकीब अपनाई। वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे, नहीं सीधे आरोप लगा रहे थे। वो छुपे हुए सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे और इरफान के घनिष्ठ लोगों की सच्ची सच्चाई बाहर लाने की योजना बना रहे थे। एक रात जब महल के सभी सो रहे थे, बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ छुपकर इरफान की हवेली के पास जाकर देखा। हां, वही हवेली जहां रात में मिलने और दस्तावेजों का आदान प्रदान होता था। हवेली की तहखाने में उन्होंने पर्दे के पीछे से छुप कर देखा कि कैसे लेखों में हेराफेरी करके कुछ नक्शे बदल दिए जा रहे थे, कैसे कुछ दस्तावेजों पर नए नाम लिखे जा रहे थे और कैसे एक गुप्त गठबंधन तय कर रहा था कि किस तरह से अकबर की नीतियों को बदनाम किया जाएगा। बीरबल ने सारा दृश्य ध्यान से देखा और चुपके से वापस महल आकर अकबर को ये बातें बताईं। अकबर के चेहरे पर पहले तो वाकई क्षोभ की रेखाएं दिखी। राजाओं के भीतर भी जब धोखा का पता चलता है तो मानव मन कठोर हो जाता है, पर अकबर ने जल्दी ही समेटकर अपनी भावनाएं। उनके भीतर इंसानियत की जिद और न्याय की चाह दोनों एक साथ थी। उन्होंने आदेश दिया कि यह मामला खुलकर नहीं उठाया जाए, पहले सबूतों को इकट्ठा करके जनता सम्मुख रखा जाएगा ताकि असली सच सामने आ सके। उन्होंने बीरबल को आजादी दी कि वो साजिश के दल को अंदर भीतर से तोड़े। बीरबल ने सूझबूझ से कदम बढ़ाया। उसने इरफान के भरोसेमंद लोगों के बीच छोटे छोटे विवाद जगाए, उनके बीच रुड़े हुए स्वार्थों को उभाड़ा और कई बार मुंह बंद रखने वाले लोगों को समझाकर सच बोलवाया। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे सूत्र टूटते गए। एक नौकर ने, जिसे बड़ी तनख्वाह मिली थी पर बेशर्मी से उपेक्षित किया गया था, अचानक सब कुछ बता दिया। एक व्यापारी ने, जिसका नाम कभी किसी बड़े डील में आया था, पसीने भरे चेहरे पर अपने दस्तावेजों के साथ समक्ष पड़ा। इधर इरफान ने महसूस किया कि हवा बदल रही है। सीधे मुकाबले की जगह उनकी चालें अब उलट असर देने लगी। उन्होंने अंतिम एक चाल चली। एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के दिन उन्होंने एक नकली दस्तावेज पेश करने का निर्धार कर लिया, जिसे देखकर लोगों के भीतर अकबर की ईमानदारी पर प्रश्न उठे। पर बीरबल और अकबर तैयार थे। उस दिन जब सभा जमी, अकबर ने पहले अपनी ओर से खुलकर कहा कि यदि कोई गलत हुआ है तो उसे खुला मुकदमा मिलेगा और किसी भी प्रमाण को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद बीरबल ने चरणबद्ध तरीके से इरफान की साजिश के तार खोलने शुरू किए। पहले एक चिट्ठी, फिर एक गवाह और फिर वे कागज जो तहखाने में छुपे मिले थे। इरफान का चेहरा धीरे धीरे उजागर हुआ। उनके झूठ,
उनके मंडल और उनकी चालों के दाग सामने आने लगे। जो लोग उन्हें पहले संबोधित कर रहे थे वे अब शर्म से झुक रहे थे। जनता के सामने बहती सच्चाई ने इरफान के समर्थकों को चुप करा दिया, और जो लोग पहले घर बैठे सोच रहे थे कि सत्ता के सहारे वे कुछ हासिल कर लेंगे, उन्हें लगा कि उनका जाल स्वयं उसे घेर लेगा। अकबर ने कोर्ट में इरफान को तलब किया और सबूत के साथ पूछा। इरफान ने पहले तो इनकार किया, पर जब असली दस्तावेज और गवाह सामने रखा गया तो वो सन्न रह गया। आखिर में इरफान ने कुछ हिस्सों में सत्य स्वीकार किया, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, पर एक तरह का बदला लेने के जज्बे से। उसे लगा कि व्यवस्था ने उसके परिवार को जबरदस्ती नीचा दिखाया और अब वो उसी व्यवस्था को हिलाना चाहता था। पर अकबर ने न केवल कानून का कठोर पालन किया, बल्कि एक राजसी उदारता भी दिखाई। इरफान को दंड मिला, पर साथ ही अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन कारणों से वो इतनी कटु चाला उठाने को बाध्य हुआ, उन बातों की पड़ताल भी हो। क्या प्रशासन के किसी हिस्से ने अन्याय किया था? यदि हां, तो उन दोषों को भी दूर किया जाएगा। इस प्रकार साजिश तो खत्म हुई, पर अकबर ने इससे एक व्यापक शिक्षा ली। राज्य में किसी भी तरह की नाइंसाफी यदि लंबे समय तक पनपे तो वो बदले की आग में बदल सकती है। उन्होंने न सिर्फ इरफान के अपराधों का हिसाब लिया, बल्कि अपने प्रशासन में पारदर्शिता और शिकायतों के निपटारे के कई नए तरीके लागू किए। इरफान का नाम इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह गया। एक मंत्री जो सत्ता के नशे में आकर राजा के खिलाफ ही साजिश कर बैठा, पर जिसका अंत केवल कारावास या दंड नहीं रहा, बल्कि उसके भीतर के दर्द और उसके कारणों की पड़ताल ने राज्य की नीतियों को भी बदल दिया। कहानी का असली मसला ये रहा कि सत्ता और इंसानियत में संतुलन कैसे रखा जाए। इरफान की चाल ने महल को हिलाया, पर उसी चाल ने दरबार को सोचने और सुधारने पर मजबूर भी किया। अकबर ने सीख लिया कि केवल राजसी कठोरता ही पर्याप्त नहीं, संवेदनशीलता, न्याय और समय पर साधी गई उदारता भी जरूरी है। उसी उदारता ने दरबार को एक नए विश्वास की ओर मोड़ा, जहां लोग डर के बजाय संवाद की राह चुनने लगे। और जब वर्षों बाद लोग इस घटना को याद करते हैं, वे कहते हैं कि कैसे एक मंत्री की साजिश ने राजा की समझदारी और दरबार की स्थिरता दोनों की परख कराई, और कैसे एक चाल ने राजसभा में एक नया अध्याय खोल दिया, जिसमें न्याय केवल सजा देने का नाम न रहकर समझने और सुधारने का भी रूप बन गया।